हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी विद यूपी एग्जाम वाले यूट्यूब चैनल पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आई होप सबकी पढ़ाई लिखाई जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम करने वाले हैं सुशासन के लिए कुछ संस्थागत तंत्र, यानी कि मैं अगर आपको सरल भाषा में बताऊं तो कुछ आपके इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि आपकी सूचना का अधिकार का जो यहाँ पे जो है ना इंस्टीट्यूशन है, आपके नागरिक चार्टर जो है जिसको हम सिटीजन चार्टर के नाम से जानते हैं, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ग्राहक संरक्षण अधिनियम जो है, ऐसे काफ़ी सारे आपके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका ई गवर्नेंस वाला जो पार्ट है यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये हम आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने सबसे पहले तो हमने दो आयोग के बारे में देखा था, यानी कि दो अलग अलग क्लासेस में हमने अलग अलग आयोग के बारे में देखा था। एक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखी थी जिसको हम संवैधानिक निकाय के नाम से जानते हैं। फिर एक हमारी सेकंड क्लास जो हुई थी, ये तो हमारी फर्स्ट क्लास थी, है ना। इसके बाद में हमने एक और क्लास करी जहाँ पे हमने स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में देखा, यानी कि वैधानिक निकायों के बारे में देखा। आज हमारी एक सेपरेट क्लास है, यानी कि थर्ड क्लास है ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में ही, जहाँ पे हम करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ई गवर्नेंस, ये सब कुछ, ठीक है। तो आज की क्लास भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही है। यहाँ पे हमने कम से कम 30 से 35 क्लासेस जो हैं, समझ सकते हो ना, 30 से 35 क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवा दी है। आई होप आप सभी ने सारी क्लासेस देख ली होगी, नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। 35 क्लासेस में आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया जाएगा, बहुत ही मतलब एफिशिएंट मैनर में मैंने पढ़ाया है। वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब है ना, बहुत ही लेंदी नहीं पढ़ाया है। अपने नोट्स बनाकर लेकर आई हूँ, नोट्स के माध्यम से ही आपको पढ़ाया है, ठीक है। वरना कुछ तो होते हैं जो पूरी किताब छाप के लेकर आते हैं और किताब के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भी वही सेम टू सेम फिर छापना पड़ता है, तो वो डबल मेहनत होती है। मैं यहाँ पे एकदम क्रिस्प नोट्स लेकर आई हूँ ताकि जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, जो आपको लगता है भाई इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानने के लिए ज़रूरी है, वही चीज़ें जो है मैं इन नोट्स के अंदर लेकर आई हूँ, ठीक है। तो 30 से 35 क्लास हमने ऑलरेडी कर ली है। अब आपकी 3-4 क्लासेस और होने वाली है इस पूरी सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपने सभी क्लासेस देख ली होगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मेरी पूरी जितनी भी क्लासेस है उसका पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने जितनी भी सारी क्लासेस ली है वो सारी वीडियोस उसके अंदर मिल जाएगी। तो आप धीरे धीरे करके सारी वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हो, सबके नोट्स बना सकते हो। साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी रखे हैं। हर क्लास के बाद में मैं कुछ है ना थ्योरी करवाती हूँ, थ्योरी के बाद में मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। ये कुछ क्लासेस जो है थोड़ी सी लेंदी हो रही है, इसलिए हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं लास्ट में जो हमारी सारी क्लासेस फिनिश हो जाएगी उसके लास्ट में 1 से 2 मैं वीडियो लेकर आऊँगी, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, जो भी कुछ हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो चिंता मत करो, मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगी आपकी। पहले थ्योरी पढ़ लेते थोड़ी सी, फिर मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम चैनल को लेकर के। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में टेलीग्राम पर कनेक्टेड होने के लिए, तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। तो अगर आप चाहते हो उसको ज्वाइन करना तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे आपके जैसे साथियों ने उसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है, यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उस ग्रुप के ऑलरेडी मेंबर हैं मेरे, ठीक है। वहाँ पे वो मेरे साथ में कुछ भी उनको क्वेरी को डिस्कस करना होता है तो वो क्वेरी अपनी पूछते हैं। अपने जो भी है ना सहपाठी जो है, उनके जो भी है ना सहपाठी यानी कि जो भी उनके साथ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके साथ में वहाँ पर डिस्कशन जो है वो करते रहते हैं। या फिर वहाँ पर कुछ भी करंट अफेयर की न्यूज़ आती है वो मैं टेलीग्राम पर ही अपलोड करती हूँ। कुछ भी नया अपडेट मुझे देना होता है तो मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड करती हूँ। सारी जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम पे ही मिलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हर्षिता मैम की पाठशाला आपको सिंपली टाइप करना है टेलीग्राम पे। वहाँ पे मेरी ऐसी फोटो लगी हुई है तो आप पहचान जाओगे कि वो मेरा ही चैनल है और आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी आज की क्लास जो है वो रहने वाली है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूचना का अधिकार, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब मैंने आपको बताया था पहले भी क्लासेस में और अभी भी बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हो, किसी भी नए टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए, उस टॉपिक का नाम क्या कह रहा है, ठीक है, उस नाम का मतलब क्या है। अगर आपको नाम का मतलब पता चल जाएगा तो आधी कहानी जो है वो आपके लिए वैसे ही खत्म हो जाएगी। फिर थोड़ी सी आपको चीज़ें जो है मेहनत करके ढूंढनी पड़ेगी, जो मैं आपको क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अब ये टॉपिक का नाम क्या कह रहा है, सबसे पहले है आपका सूचना का अधिकार, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन।
ऐसा अधिकार जिससे आप सूचना प्राप्त कर सकते हो, यानी कि आप सभी को, यानी कि मुझे भी मिलाकर हम सभी को सूचना का अधिकार मिला हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है। सरकार क्या कर रही है, कहाँ पे पॉलिसीज बना रही है, कौन सी स्कीम बना रही है, कितने रुपए लगा रही है, कहाँ लगा रही है, सारी सूचना, सारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है हमारे को, ठीक है। यानी कि हम को किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हमको लेनी होती है तो ये नहीं बोल सकते कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम इस मैटर में इंटरफेयर मत करो, नहीं, ये हमारा अधिकार है कि हमारे पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है कि हम सरकार से किसी भी संबंध में जुड़ी हुई सूचना जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी संबंध में जुड़ी हुई सूचना में ये नहीं आता है कि आपके पास में एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है, आपके पास में अधिकार तो है लेकिन एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यहाँ पे आपको सूचना का अधिकार दिया हुआ है बट विद लिमिटेशंस, यानी कि आप सरकार से किसी भी मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी जो है, सूचना जो है वो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ में। जैसे कि कुछ अगर आपकी है ना नेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी है, ठीक है, हमारे है ना लाइफ और सिक्योरिटी, हमारे प्रोटेक्शन, जो है ना सिटीजन जो है, नागरिक जो है भारत के, हमारे प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, या फिर कोई ऐसी है ना कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि सरकार को अपने से आउट नहीं करनी है, यानी कि सरकार को अपनी सरकार में ही रखनी है, जनता तक वो बात नहीं पहुँचानी है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो है ना सरकार अपने अंदर ही रखती है, बाहर जनता में नहीं पहुँचाती है। भाई हो सकता है जनता जो है इस बात से नाखुश हो जाए, है ना, जनता जो है वो कोई प्रोटेस्ट करने लग जाए, मूवमेंट करने लग जाए, सरकार के अगेंस्ट में बोलने लग जाए, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सरकार अपने अंदर ही रखती है, बाहर जनता तक पहुंचने ही नहीं देती है। तो अगर कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है, हमारी लाइफ सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है, अगर कोई ऐसी न्यूज़ है, तो अगर है ना कॉन्फिडेंशियल रखने वाली, यानी कि सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल यानी कि सीक्रेट रखने वाली अगर कोई जानकारी है तो सरकार वो हमको नहीं बताएगी। वो तो बिल्कुल है ना, मतलब समझने वाली बात है कि अगर कोई सीक्रेट रखने वाली बात है जो कि सिर्फ हमारी सरकार के अंदर ही रहनी है, वो बाहर सिटीजन्स के पास में, नागरिकों के पास में नहीं बतानी है, तो वो चीज़, वो जो जानकारी है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो सरकार अपने लोगों तक नहीं पहुंचाती है, यानी कि अपने सिटीजन्स तक नहीं पहुंचाती है। परंतु उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उसके अलावा भी जितनी भी आपकी सूचनाएं होती है, वो सारी सूचनाएं लेने का अधिकार है हमारे पास में। तो इसलिए सूचना का अधिकार आपके पास में, यानी कि हम सबके पास में है तो सही, परंतु लिमिटेशंस के साथ में है, ठीक है। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स करवाए थे जहाँ पे हमने मौलिक अधिकार के बारे में देखा था भाग 3 में। तो वहाँ पे हमारे पास में मौलिक अधिकार हैं, पर वो अधिकार हमको दे रखे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास में एब्सोल्यूट राइट हो गए, हमारे जो मन में आएगा वो हम करेंगे, जो हमारी मनमर्जी करेगी वो हमारे मर्जी के मालिक बन जाएंगे। नहीं, अधिकार है, लेकिन अधिकार जो है वो आपको एब्सोल्यूट नहीं दिए जाते हैं, आपको कुछ लिमिटेशंस के साथ में अधिकार जो है वो दिए जाते हैं। आपको अधिकारों के साथ में उन लिमिटेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन दे तो रखा है, आपको सूचना का अधिकार दे तो रखा है, परंतु एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे भी लगाई हुई है, ठीक है। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि सूचना के अधिकार से क्या मतलब है बेसिकली। अब ये एक्ट जो है, ये जो अधिनियम है, ये कब आया था, कौन से साल में है ना इसको पारित किया गया, और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान जो है वो दे रखे हैं, उन सबको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू हैंडल सिटीजन्स ग्रीवेंसेज। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2005 के अंदर, ठीक है। नागरिकों की शिकायतों को संभालने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया गया था सूचना का अधिकार, जिसका 2005 में जिसको लागू किया गया था। अब मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में स्टैट्यूटरी बॉडीज करवा रही थी मैं, तब मैंने आपको बताया था कि 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, यानी कि 2 ARCs आई थी आपकी, है ना, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आई थी आपकी। पहली आई थी 1966 में और दूसरी आई थी आपकी 2005 में, ठीक है। तो दूसरी वाली जो आपकी 2005 में, जिसकी चेयरमैन कौन थे आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। आपका पहला HW का क्वेश्चन है ये, ठीक है। होमवर्क करके मतलब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि जो सेकंड ARC थी उसके चेयरमैन कौन थे, पहली वाले के कौन थे। पहली वाले के तो आपके मोरारजी देसाई थे, सेकंड वाले के कौन थे वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब जो आपकी दूसरी वाली ARC आई थी 2005 में, तो 2005 में जो आपकी दूसरी ARC आई थी उसका जो पहली है ना सिफारिश जो थी, पहला रिकमेंडेशन जो था वो क्या था? राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार, ठीक है। तो ये थोड़ी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे नागरिकों की शिकायतों को संभालने के लिए, भाई जो सिटीजन्स होते हैं उनकी काफ़ी सारी ग्रीवेंसेज होती है, ग्रीवेंसेज यानी कि काफ़ी सारी उनकी शिकायतें होती है,
उनकी शिकायतों को संभालने के लिए 2005 में इस है ना जो आपका अधिनियम है या फिर जो अधिकार है उसको लागू किया गया। ठीक है, सूचना का अधिकार राजस्थान में आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था 1990 में, उसके द्वारा आया है। यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन राजस्थान बाय मजदूर किसान शक्ति संगठन इन अर्ली 1990s। सूचना का अधिकार राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया था। अब ये जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि 2005 में आया, इसकी शुरुआत हुई थी 1990 के एक आंदोलन से। वो आंदोलन जो है वो है ना, वो जो मूवमेंट है वो शुरू किसने करा था? एक आपकी संगठन थी राजस्थान में, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, MKSS हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, MKSS यानी कि मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, ये जो संगठन जो आपकी संगठन है इसने क्या किया था? 1990 के दशक में है ना मूवमेंट करा था, और उस मूवमेंट के तहत इन्होंने बताया कि भाई सरकार क्या कर रही है, कौन सी नीतियां बना रही है, कौन सी स्कीम पॉलिसीज वगैरह बना रही है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसे अधिकार होने चाहिए जहां पे हमको सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसकी जानकारी लेने का अधिकार हमारे पास में होना चाहिए, वो सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमारे पास में होना चाहिए। तो ये 1990 के दशक से ही ये जो इनिशिएटिव जो है इसकी शुरुआत जो है 1990 के टाइम से ही हो चुकी थी। ठीक है, राजस्थान में वो भी। ठीक है, संगठन का नाम क्या है? मजदूर किसान शक्ति संगठन, आपको याद रखना है। आगे क्या हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट रिप्लेस बाय द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। अब 2005 में मैंने बोला कि राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार जो है वो 2005 के अंदर अधिनियम को लागू करा गया। ठीक है, लेकिन क्या 2005 से पहले कुछ भी नहीं था क्या? यानी कि क्या 2005 से पहले लोगों के पास में अधिकार ही नहीं था सूचना लेने का, इंफॉर्मेशन लेने का? तो ये बात गलत है। 2005 से पहले हमारे पास में था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। 2002 में एक एक्ट आया था जिसका नाम है आपका है ना स्वतंत्रता अधिनियम 2002। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम था हमारे पास में, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था जो कि 2002 में आया था, लेकिन बाद में फिर इसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि इसका अधिनियम की जगह जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार ने ले ली थी 2005 के अंदर। ठीक है, तो पहले था आपके पास में स्वतंत्रता अधिनियम, राइट टू आपका है ना फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में, 2002 में, फिर 2005 में जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन आया, आपका सूचना का अधिकार आया, उसने 2002 वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह ले लिया। ठीक है, आगे क्या बोला है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ओवरराइड्स दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो आया था, आधिकारिक रहस्य अधिनियम 1923 को अधिरोहित करता है। यानी कि आपका एक ऑफिशियल सीक्रेट है ना एक्ट भी था, 1923 का एक्ट था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में क्या बोला था यहाँ पे लिख के बता देती हूँ मैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट OSA 1923 के अंदर आया था ये। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉन्फिडेंशियल या फिर कुछ भी सीक्रेट रखने वाली चीज़ है कि सरकार को अपने जनता तक नहीं पहुंचानी है, वो सरकार को बाहर जनता में उस बात को आउट नहीं करना है, उनको अपने अंदर ही उस बात को रखना है। या फिर कोई भी सीक्रेट रखने वाली न्यूज़ है, कोई जानकारी है, कोई सूचना है, तो वो सरकार अपने सिटीजन्स तक नहीं पहुँचाती है ना, वो सरकार अपने अंदर ही रखती है उस बात को। ठीक है, अब ये जो आपका एक्ट था कौन सा वाला? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था आपका, जो है ना रहस्य अधिनियम जो था आपका 1923 के अंदर जो आया था। अब सरकार को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती थी अपनी जनता तक, तो वो क्या कह देती थी? वो कहती थी कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत आती है। चाहे कोई उनसे स्कीम के बारे में पूछे, कुछ भी पूछे, कह देती थी कि ये तो हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो हमको जनता तक नहीं पहुंचानी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आती है जो हम हमारी जनता तक नहीं पहुंचा सकते। कोई भी अगर उनको जानकारी नहीं देने की इच्छा होती थी या उनको लगता था कि ये जानकारी सिटीजन्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि उस जानकारी में ऐसा कुछ होता भी नहीं था कि सिटीजन्स तक वो वाकई में नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना, बस उनका मन होता था कि हमको नहीं पहुंचानी है सिटीजन तक ये जानकारी, तो वो उसको नाम दे देते थे कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत आती है, तो हम उस एक्ट के बाहर, उस एक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो हम है ना जनता तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये सीक्रेट रखने वाली है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत आती है, ये हमको जनता तक नहीं पहुंचानी है। ठीक है, तो ऐसा होता था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर। अब जो आपका 2005 में आपका जो सूचना का अधिकार आया, आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन आया, इसने क्या करा? ये जो रहस्य अधिनियम 1923 वाला जो है इसके अंदर भी कुछ बदलाव करे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो आपका 1923 में आया था इसके अंदर भी कुछ बदलाव करे और कहा कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन जो है इस एक्ट के तहत आती है और हम सिटीजन तक नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है,
आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मिलिट्री और आपकी आर्मी से जुड़ी हुई है, या फिर सिटीजन्स जो हैं आपके, जो आपकी है ना नागरिक है आपके हिंदुस्तान के, उसके लाइफ और उनकी प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी नेशनल यूनिटी को थ्रेट कर रही है ना, आपकी जो आपका जो नेशन है, आपका जो राष्ट्र है, उसकी एकता को अगर कुछ नुकसान पहुंचाने वाली इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसी जानकारियां आप जनता तक नहीं पहुंचाओगे। लेकिन इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जनता को लेने का अधिकार है। ठीक है, तो इस एक्ट में भी बदलाव जो है वो किया गया था 2005 के अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान जो है वो लागू करे गए थे 2005 के अधिनियम में। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, legislation provided all the citizen the freedom and right to access information from all the public authorities at center, union, grass level and public sector undertakings। ठीक है, मेक्स पब्लिक अथॉरिटी ऑब्लिगेटेड एंड लीगली बाउंड, यानी कि कानून सभी नागरिकों को संघ, राज्य और ग्रास रूट स्तर और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार और अधिकार है ना, जो भी अधिकार जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है। यानी कि इस एक्ट ने क्या, इस अधिनियम ने क्या करा है, सभी सिटीजन्स को, चाहे वो आपकी केंद्र की सरकार के हो यानी कि केंद्र लेवल के हो, चाहे वो आपके राज्य लेवल के हो, चाहे वो आपके ग्रास रूट लेवल के हो, यानी कि चाहे वो आपके लोकल लेवल के हो, आपके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के हो, है ना, सभी लेवल की अथॉरिटीज से लोगों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, लोगों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये अधिकार दिया किसने है, इस अधिनियम ने दिया है। ठीक है, आगे क्या बोला है, मैंडेट अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन एवरी डिपार्टमेंट, अधिनियम केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया है। यानी कि CIC एंड SIC लुक इनटू द कंप्लेन ऑफ द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, रेफ्यूजल ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑफिसर्स एक्सेट्रा एंड द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। क्या बोला है, ये बोला है कि जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट जो है आपका, उसके अंदर आपके हर डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहेगा। ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहेगा आपके हर डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, लुक इनटू द कंप्लेन ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, रेफ्यूजल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। इसके पास में सिविल कोर्ट की भी शक्तियां हैं। साथ ही साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम 2 आयोग की स्थापना करेंगे। एक होगा आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्र के लेवल पे, एक होगा आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके राज्य के लिए काम करेगा या आपके केंद्र के लिए काम करेगा, जो कि राज्य में और केंद्र में आपके जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स रहेंगे उनकी नियुक्ति वगैरह को देखेगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो मैंने आपको बता ही दिया है। CIC और SIC सूचना अधिकार की नियुक्ति न करने, अधिकारी द्वारा सूचना को अस्वीकार करने आदि की शिकायतों को देखते हैं, और इसके पास में दीवानी है ना न्यायालय की शक्तियां भी होती है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो आपका अधिकार है वो क्या करता है, CIC और SIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की नियुक्ति करने की बात भी करता है, प्रावधान भी देता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, आगे बोला है कि डेडलाइन क्या बताई हुई है। अब अगर मेरे को हम जनता है, हमको अगर सरकार से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, तो एक डेडलाइन बताई हुई है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और हमको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी। वो डेडलाइन क्या बताई हुई है, डेडलाइन ऑफ 30 days टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड 48 आवर्स इफ इट इज कंसर्न विद द मैटर ऑफ लाइफ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। सूचना प्रदान करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा और किसी व्यक्ति के जीवन या फिर स्वतंत्रता के मामले से संबंधित होने पर 48 यानी कि 48 घंटों के अंदर अंदर वो सूचना प्रदान करनी पड़ेगी जनता को। क्या बोला है, अगर कोई भी सिटीजन जो है, कोई भी नागरिक जो है, अगर सरकार से किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहते हैं तो सरकार को 30 डेज के अंदर अंदर यानी कि 30 दिनों की समय सीमा के अंतर्गत उस चीज़ के बारे में उनको जानकारी जो है वो देनी पड़ेगी। और अगर जनता की जीवन या फिर जनता के कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन या व्यक्ति की स्वतंत्रता से है ना जुड़े हुए किसी भी मामले से जुड़ी हुई अगर वो इन्फॉर्मेशन है तो फिर उस इन्फॉर्मेशन को 48 आवर्स के अंदर यानी कि 48 आवर्स में देने की कोशिश करनी पड़ेगी सरकार को। अगर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है तब तो 30 दिन की टाइमलाइन बताई हुई है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले से संबंधित है, तो ऐसे केस में फिर उनको 48 घंटे के अंदर अंदर वो जो सूचना है वो उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी। ठीक है, ये डेडलाइन बताई हुई है, ये समय सीमा बताई हुई है। तो कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है कि क्या 30 दिन के अंतर्गत उनको अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सरकार को देनी है, या फिर सरकार को है ना जो समय सीमा जो है वो क्या कितने दिनों की बताई हुई
हुई है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, तो 30 दिनों की बताई हुई है, और लाइफ लिबर्टी से जुड़ी हुई केस में 48 घंटे बताए हुए हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, अब अगर क्या कोई पेनल्टी है क्या इसको लेकर, यानी कि कैरीज अ स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अब हमने तो भाई अधिकार, ये अधिनियम जो है वो लेकर आ गए राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमने बोला कि हम सरकार से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे सरकार को देनी पड़ेगी। मान लो अगर नहीं दी, किसी डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं हमको तो इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में नहीं देनी है, जाओ हम नहीं देते हैं, तो फिर हम क्या कर लेंगे, है ना। तो उसके लिए भी बताया हुआ है कि पेनल्टी लगेगी। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, कोई डिपार्टमेंट अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी देने से मना कर रहा है, तो उसके लिए आपको, यानी कि फिर उसके लिए पेनल्टी जो है वो उस डिपार्टमेंट को भरनी पड़ेगी। वो पेनल्टी कितनी होगी, 250 से लेकर 2500 तक, यानी कि 25 आपके है ना 250 रुपीज़ से लेकर आपके 25,000 तक वो जो पेनल्टी जो है वो आपकी हो सकती है। ठीक है, तो जानकारी नहीं देने के लिए है ना जो आपका सख्त जुर्माना जो है वो लगाया गया है 250 रुपीज़ से लेकर 25,000 रुपीज़ तक। ठीक है, 25,000 तक, 250 से लेकर आपके 25,000 तक। ठीक है, आगे क्या बोला है, एग्जेम्पशंस क्या है, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन अफेक्ट एंड सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन है ना कॉन्स्टिट्यूटिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉजिंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड द कॉमर्शियल इन्फॉर्मेशन। अब मैंने बताया कि आपको ये जो अधिकार मिला हुआ है सूचना का अधिकार, इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ छूट जो है वो सरकार को दे रखी है। अब ये छूट क्या है, ये छूट है कि खुफिया और सुरक्षा संगठनों से जुड़ी हुई अगर कोई भी जानकारी है ना, सूचना भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी है, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली अगर कोई भी जानकारी है, सूचना अदालत की अवमानना करने से जुड़ी हुई अगर कोई भी जानकारी है, या फिर संसद और राज्य की विधायिका जो होती है, यानी कि आपकी जो स्टेट की लेजिस्लेचर और आपकी जो पार्लियामेंट है उससे जुड़ी हुई अगर कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी जानकारी जो है वो सरकार जनता तक नहीं पहुँचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी इशूज़ है, जितने भी केसेस हैं, उन सभी मामले में सरकार को इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका एग्जम्पशन है, यानी कि ये आपकी छूट जो है वो दे रखी है सरकार को। ठीक है, आगे क्या बोला है, अब आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट आया था 2005 में, उसमें बदलाव हुआ था 2019 के अंदर, हमने एक संशोधन करा था। भाई जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे चीज़ों में बदलाव जो है वो हमको करना पड़ता है। 2005 में जो अधिनियम हमने बनाया था वो हमने उस टाइम के अकॉर्डिंग बनाया था। अब 2019 आया, इतने साल बीत गए, तो जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे नई नई चीज़ें आती गई, नए नए डेवलपमेंट जो है वो होते गए, तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हमको इस चीज़ में ये बदलाव करना चाहिए, यहाँ पे हमको इस समय सीमा में बदलाव करना चाहिए, ये जो इनकी जो है ना कार्यकाल है उसमें बदलाव करना चाहिए, सैलरी में बदलाव करना चाहिए। इन सारी चीज़ों में बदलाव करने के लिए फिर हम 2019 के अंदर एक है ना संशोधन अधिनियम जो है वो लेकर आए। ठीक है, तो RTI का संशोधन अधिनियम जो है वो किन किन चीज़ों में परिवर्तन करा उसने, एक तो टर्म में, यानी कि इनका जो टेन्योर है, इनके जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए काम करेगा उस चीज़ में बदलाव करा, सैलरी को लेकर बदलाव करा, और वेतन की कटौती, क्या मतलब कितनी वेतन की कटौती होगी उसमें बदलाव करा। तो ये 3 बदलाव जो है वो 2019 के अधिनियम में जो संशोधन हुए थे उसके तहत करे गए। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। तो आपका पहला राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार जो है 2005 में आया था, 2019 में उसमें कुछ बदलाव करे गए थे आपकी सैलरी को लेकर, आपका कार्यकाल जो है वो कितना समय तक चलेगा उसको लेकर। ठीक है, अब कार्यकाल जो है वो कौन डिसाइड करता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका कार्यकाल डिसाइड करती है। 2019 से पहले एक टाइम दे रखा था, या तो वो 3 साल या फिर 5 साल, ऐसा कुछ टाइम था कि ये जो आपका एक्ट है, ये अधिनियम जो है वो इतने वर्ष के लिए काम करेगा, इनकी सैलरी कितनी होगी वो भी फिक्स कर रखी थी। लेकिन 2019 में जो हमने है ना संशोधन करा उसमें कह दिया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र की सरकार जो है वही डिसाइड करेगी कि इस अधिनियम के तहत जो आपकी आयोग की स्थापना होगी उसकी टेन्योर कितना रहेगा, कार्यकाल कितना रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी केंद्र की सरकार ही डिसाइड करती है। ठीक है, 2019 के अधिनियम में ये सारे बदलाव जो है वो हमने करे थे, यानी कि ये सारे संशोधन जो है वो हुए थे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। दूसरा आपका आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, अब एक RTI हमने देख लिया, दूसरा आपका आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का। अब इसमें क्या बोलता है वो देखते हैं। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि द एक्ट प्रोवाइड ग्रीवेंसेस टू द सिटीजन एज कंज्यूमर्स, यानी कि अधिनियम जो है वो उपभोक्ताओं के रूप में नागरिकों की शिकायतों को क्या करता है, निवारण करता है। अब मैंने क्या बोला, अगेन वही सेम बात, टॉपिक का नाम समझ लो, टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा एक्ट है, ऐसा अधिनियम है जो कि क्या करता है,
उपभोक्ता जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, उनसे जुड़ी हुई कोई भी समस्या है उसका निवारण जो है ये अधिनियम करता है। जैसे कि मैंने कोई चीज़ खरीदी किसी दुकान से, मेरे को वो चीज़ जो है वो सपोज मान लो है ना ख़राब मिल गई, या फिर कुछ डबल दाम में मिल गई, या फिर एक्सपायरी चीज़ मिल गई, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे तो वो चीज़ के पैसे लग गए ना, तो मेरे को क्या करना है, मुझे अब उस चीज़ के अगेंस्ट में, वो दुकानदार के अगेंस्ट में, या फिर मैंने जहाँ से भी जिस भी मतलब शॉपकीपर से ये जो परचेज करा है मेरा आर्टिकल, उस आर्टिकल के अगेंस्ट में अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी कंप्लेन फाइल करवानी पड़ेगी। तो जो उपभोक्ता होते हैं उनसे जुड़ी हुई काफ़ी सारी समस्याएं जो है उनके पास में होती है, अपनी चीज़ों से जुड़ी हुई काफ़ी सारी समस्याएं जो है वो उपभोक्ताओं के पास में होती है। तो वो अपनी समस्याएं किसके पास में लेकर जाते हैं, इस अधिनियम के तहत उन उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण जो है वो करा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या हुआ था, 1986 के अंदर आपका सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 के अंदर। फिर 2019 में हमने इस पूरे संरक्षण में बदलाव करा, नाम उसका वही रखा गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लेकिन 1986 वाले को रिप्लेस करके 2019 में हमने एक नया अधिनियम जो है वो लागू करा। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि वही सेम बात है कि 1986 में बनाया हुआ अधिनियम काफ़ी साल हो गए, वो उस टाइम पे टाइम पे क्या ज़रूरतें हैं, क्या उपभोक्ताओं की समस्या होती थी, है ना, उस टाइम के अनुसार जितने भी अधिनियम जो है वो उसमें उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो लगे हुए थे। अब आगे आपका 2019, अब 2019 और 1986 काफ़ी लंबा टाइम होता है। 2019 में उपभोक्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े, कंज्यूमरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, है ना, तो उनकी समस्याएं जो है वो नई नई समस्याएं देखने को मिली। जैसे कि अब आजकल क्या होता है, ऑनलाइन सामान जो है वो आपको मिलता है, तो काफ़ी सारे ऑनलाइन में फ्रॉड्स जो हैं, कंज्यूमर्स के साथ में ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। 1986 में ऐसा ऑनलाइन तो कुछ भी परचेज हम कर ही नहीं सकते थे, तो उस टाइम पे ऑनलाइन का ज़माना ही नहीं था, तो ऑनलाइन से जुड़े हुए प्रावधान भी नहीं थे। आज के ज़माने में ऑनलाइन सारी चीज़ें जो है वो आपको घर बैठे मिल जाती है, तो यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड जो है उपभोक्ता के साथ में काफ़ी सारे होते हैं। ऑनलाइन अगर उनको अपनी किसी चीज़ को रिप्लेस करवाना है, किसी चीज़ को एक्सचेंज करवाना है, रिटर्न करना है, तो उसमें भी काफ़ी सारी समस्याएँ आती है। कभी होता है कि उनको है ना उनसे पैसे ले लिए, लेकिन जो चीज़ उन्होंने ऑर्डर करी थी वो चीज़ नहीं आई, या फिर पैसे ले लिए और उनका आर्टिकल ही उनको नहीं मिला है, उनका प्रोडक्ट ही उनको नहीं मिला है। तो ऐसे काफ़ी सारी ऑनलाइन समस्याएं जो है, ऑनलाइन है ना शॉपिंग करने से, ऑनलाइन चीज़ें लेने से काफ़ी सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिली है। ऑफलाइन भी समस्याएं जो है वो काफ़ी बढ़ी है पहले के मुकाबले। तो इन सारी चीज़ों में फिर हमको बदलाव करना पड़ा। तो हमने सोचा कि भाई ये जो 1986 वाला जो अधिनियम है, हम इसमें इतने सारे बदलाव करें तो क्यों ना हम एक नया ही अधिनियम लेकर आ जाते हैं 2019 में। फिर हम एक नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो लेकर, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, आपको पता होनी चाहिए कि पहले तो 1986 के अंदर एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो ऑलरेडी था हमारे पास में, लेकिन फिर हमने क्या करा, उसको बदल के 2019 में 2019 के टाइम के अकॉर्डिंग उपभोक्ताओं की जो भी समस्याएं थी उसके निवारण करने के लिए 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो लेकर आए थे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले 1986 में आया था, बाद में 2019 में भी आया। फिर क्या बोला है, इट केम इनटू एनफोर्स इन 2020, यानी कि जो अधिनियम है वो आया कब था, 2019 में, परंतु लागू कब हुआ, 2020 में। तो ये सारी डेट्स आपको लर्न करनी है कि सबसे पहले 1986 में आ गया था, फिर नया अधिनियम आया 2019 में, वो लागू कब हुआ, 2020 में। ठीक है, आगे क्या बोला है, द एम ऑफ द 2019 एक्ट इज टू एनहेंस द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड द टाइमली है ना सेटलमेंट ऑफ देयर ग्रीवांसेस, यानी कि 2019 अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों का समय पर निपटान करना है। अभी जो हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वो 1986 वाला नहीं पढ़ेंगे, हम 2019 वाला पढ़ेंगे, क्योंकि 1986 वाला चला गया, वो तो पहले का पुराना हो गया। अभी जो नया हमारे पास में अधिनियम है उसमें क्या प्रावधान है, उसमें क्या बातें बताई हुई है, वही वाला हमको पढ़ना है, पुराना वाला हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे सवाल भी आपके नहीं पूछे जाते। भाई वो तो पुरानी चीज़ हो गई ना, उससे सवाल क्यों आएगा। जो नया है, जिसमें नए प्रावधान आए हैं, नई क्या क्या बातें लागू हुई है, वही आपको पढ़ना है, वही से सवाल जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, 2019 का जो अधिनियम है उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, ठीक है, या फिर उनके कोई भी शिकायतें होती तो टाइम पे यानी कि समय पर उनकी शिकायतों का निपटान करना ही इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। आगे बोला है कि डेफिनेशन क्या है कंज्यूमर की, हम कहते हैं कि उपभोक्ता, कंज्यूमर कौन होता है, जो कि आपकी है ना किसी भी चीज़ को अगर कोई परचेज करा है तो वो कंज्यूमर हो गया, है ना। ये हमारे अकॉर्डिंग हम हमारी भाषा में, लेमेन भाषा में हम ये डेफिनेशन देते हैं, पर वास्तविकता में उपभोक्ता होता कौन है, उसकी परिभाषा क्या है वो समझ लेते हैं। एज पर द एक्ट, इस एक्ट के
के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार क्या डेफिनेशन बताई हुई है, क्या परिभाषा बताई हुई है, उसको समझते हैं। तो एज पर द एक्ट, कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु बाय एनी गुड और अवेल अ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि इस अधिनियम के अनुसार एक उपभोक्ता को इस प्रकार की परिभाषा जो है वो दे रखी है। क्या परिभाषा दी हुई है? वह व्यक्ति जो किसी अच्छे यानी कि यहाँ पे अच्छे का मतलब अच्छा नहीं है, गुड नहीं है, अच्छा मतलब है कोई भी गुड्स यानी कि कोई भी वस्तुएं होती है ना, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करके वो गुड को इन्होंने, वो वस्तुएं तो नहीं करा, गुड को इन्होंने अच्छा कर दिया। तो ठीक है, ये ट्रांसलेशन की गड़बड़ है, ध्यान मत देना। तो यहाँ पे बोला है कि यह व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी है ना कोई भी चीज़ खरीदता है या विचार के लिए सेवा प्राप्त करता है, यानी कि ये कंसिडरेशन यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस है ना, अगर हम जो भी ट्रांसलेशन करते हैं तो ये मिस ट्रांसलेशन की आपकी जो भी गलतियाँ हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये बोला गया है पहले पॉइंट में कि एक पर्सन जो किसी भी वस्तु को गाइड कर रहा है, किसी भी सर्विस को अगर ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। और क्या डेफिनेशन बताई हुई है? दूसरा, इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन अ गुड फॉर रीसेल और अ गुड और सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पस। इसमें एक व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनः विक्रय के लिए एक अच्छा यानी कि एक वस्तु या वाणिज्य उद्देश्य के लिए एक वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो इंसान है जो किसी भी सर्विस को प्रदान कर रहा है, कोई भी सर्विस ले रहा है, कोई भी गुड को खरीद रहा है, यानी कि कोई भी सामान खरीद रहा है, कोई भी वस्तु को खरीद रहा है, कोई भी चीज़ को खरीद रहा है, वो कंज्यूमर है। परंतु कंज्यूमर कौन नहीं है वो भी बताया हुआ है। कोई भी इंसान जो कि वाणिज्य के उद्देश्य से यानी कि कमर्शियल पर्पस से किसी चीज़ को खरीद रहा है, मैंने कोई चीज़ खरीदी और मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, वो वाणिज्य पर्पस से यानी कि कमर्शियल पर्पस से मैंने उस चीज़ को खरीदा, आगे जाके उसको बेच दिया, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। ठीक है, तो वाणिज्य पर्पस से कोई भी इंसान किसी चीज़ को खरीदता है या फिर रीसेल करने के लिए काफ़ी सारे शॉपिंग के ऐप्स हैं जहाँ पे आप रीसेलिंग जो है वो कर सकते हो, कहीं से प्रोडक्ट लिया उसको आगे रीसेल कर दो, है ना। तो जो भी रीसेलिंग के लिए जो भी सामान खरीदते हो, वाणिज्य के उद्देश्य से जो भी सामान खरीदते हो, कमर्शियल पर्पस से जो भी सामान या सर्विस खरीदते हो, वो आपके कंज्यूमर जो है वो नहीं कहलाते हैं, उपभोक्ता जो है वो नहीं कहलाते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है? इट कवर्स ट्रांजैक्शंस थ्रू ऑल मोड्स इंक्लूडिंग ऑफलाइन, ऑनलाइन, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि इसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लेन देन को कवर करा गया है। ठीक है, तो उपभोक्ता कौन है और कौन नहीं है, आई होप आपको पता चल गया होगा। ये परिभाषा मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये परिभाषा जो है वो आपको इस अधिनियम ने दी है। ठीक है, आगे क्या बोला है? अब कौन कौन से प्रावधान जो है, ये जो आपका एक्ट आया है, ये जो आपका अधिनियम आया है, ये हमको कौन कौन से प्रावधान जो है वो देता है। सबसे पहले तो ये कहता है कि सीसीपीए का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, सीसीपीए की स्थापना जो है वो होनी चाहिए। सीसीपीए क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। एक अथॉरिटी होगी जो कि केंद्र के लेवल पे होगी, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी। उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना जो है इस एक्ट ने बोली है कि इस अधिनियम की स्थापना जो है वो, इस है ना आयोग की स्थापना जो है वो हमको करनी है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए की स्थापना जो है वो इस अधिनियम के तहत होगी। आगे बोला है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब कौन कौन से कंज्यूमर के, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार जो है वो दे रखे हैं इस अधिनियम के तहत? राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। कुछ भी ऐसी डेंजरस यानी कि हार्मफुल चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी उपभोक्ता की सेफ्टी के ऊपर बात आए। ठीक है, आगे बोला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मतलब कोई भी मैं वस्तु ले रही हूँ, कुछ भी खाने पीने की चीज़ ले रही हूँ, कोई भी सामान ले रही हूँ, उसमें वो जो आपका कोई भी खाने पीने की चीज़ है, कोई भी मैंने टॉफ़ी ली, सपोज छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ, मैंने कोई 2 रुपये की चॉकलेट ली है, 2 रुपये की तो खैर आती भी नहीं होगी आजकल, तो 2 रुपये की मैंने टॉफ़ी ली है, तो उस 2 रुपये की टॉफ़ी में वो टॉफ़ी जो है वो किस किस चीज़ से मिलके बनी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है, कौन कौन सी सामग्री जो है वो लगी है उस टॉफ़ी को बनाने के लिए। भाई उसमें चॉकलेट लगी है, उसमें मैदा लगा है, उसमें आटा लगा है, उसमें शुगर लगा है, कैस्टर ऑयल लगा है ना, कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें जो है उस चॉकलेट को बनाने में लगी है, वो जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मेरे पास में है, क्योंकि मैं उस चीज़ को, उस वस्तु को लेने का सोच रही हूँ, तो मेरे पास में पूरा अधिकार है कि वो वस्तु जो है वो किससे बनी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मिली हुई है, ताकि मेरे को पता चल सके लेने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सूचना मेरे पास में रहे। इसलिए सूचना का अधिकार जो है वो भी आपके उपभोक्ता को दे रखा है इस अधिनियम के तहत। राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, राइट टू चूज, चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार कैसे?
इतने सारे ऑप्शन है आजकल हमारे पास में, तो हम हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग, चाहे कपड़ों की बात है, चाहे खाने पीने की बात है, हम हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को है ना परचेज कर सकते हैं। तो उपभोक्ता के पास में चुनने का अधिकार हो सकता है। ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं आपको सिर्फ यही चीज़ लेनी पड़ेगी, यही प्रोडक्ट जो है वो आपको लेना पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। सभी उपभोक्ता के पास में क्या है, चुनने का अधिकार यानी कि चूज करने का अधिकार है। आगे बोला है राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार है। अगर उपभोक्ता के साथ में कुछ भी गलत होता है तो उसके साथ में मतलब तो उसको है ना सुनवाई का अधिकार जो है वो भी दे रखा है। राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर्स अवेयरनेस, निवारण प्राप्त करने का अधिकार है। मेरे साथ में कोई भी फ्रॉड हुआ है, कुछ भी घपलेबाजी हुई है, मैंने कोई चीज़ खरीदी, मेरे को डबल पैसे में मिली है या फिर ढंग की चीज़ नहीं मिली, कोई भी है ना एक्सपायरी डेट वाली चीज़ मिल गई, तो मेरी जो भी समस्या है उसका निवारण करने का अधिकार जो है वो भी मेरे को मिला हुआ है कि मेरी समस्या का निवारण जो है वो होना ही चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए, यानी कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस का भी अधिकार जो है वो ये जो अधिनियम जो है वो प्रदान करता है। तो ये जितने भी अधिकार है ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये एक्ट जो है आपका, ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था उसके तहत ये सारे है ना सारे आपके जो अधिकार जो हैं वो उपभोक्ता को दे रखे हैं कि आपके पास में सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, निवारण प्राप्त करने का अधिकार है और जागरूकता का अधिकार है। जागरूकता मतलब मैं अगर कोई भी है ना प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, कोई भी आर्टिकल खरीद रही हूँ, तो मेरे को देखना है उससे पहले कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यानी कि वो बना कब था, उसकी एक्सपायरिंग डेट क्या है। ठीक है। कौन कौन से चीज़ों से वो मिलके बना है, क्या वो मेरे लिए हार्मफुल है, क्या वो नेचुरल चीज़ों से मिलके बना है, क्या वो केमिकल चीज़ों से मिलके बना है। ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे को किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले देखनी चाहिए, यानी कि मेरे पास में अवेयरनेस जागरूकता का भी अधिकार है। ठीक है। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे आपको कुछ ना कुछ कलर के लेबल्स जो है या फिर है ना मार्क जो है वो दिखता है। जैसे कि आपने देखा होगा रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर का मार्क जो है ये तो मोस्टली आपको दिखने को मिलता ही है। कभी कभी ब्लू कलर का मार्क जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। आप अगर टूथपेस्ट लोगे तो उसके पीछे भी आपको मार्क जो है वो दिखेगा, या तो वो आपका रेड कलर का हो सकता है या वो आपका ग्रीन कलर का हो सकता है। तो ये मार्क का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कंज्यूमर हो, आप उपभोक्ता हो, आप उस चीज़ को खरीद रहे हो। रेड कलर का मार्क है यानी कि वो जो चीज़ है वो केमिकल से बनी हुई है, इसलिए वहाँ पर रेड कलर का साइन जो है वो लगाया हुआ है। ग्रीन कलर का मार्क है यानी कि वो चीज़ जो है वो नेचुरल सामग्री यानी कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है, इसलिए वहाँ पे ग्रीन कलर का साइन है। तो ये सारी अवेयरनेस का अधिकार जो है वो भी आपको दे रखा है इस अधिनियम ने। ठीक। आगे क्या बोला है, प्रोहिबिशन एंड पेनल्टी फॉर अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि है ना भ्रमित विज्ञापन के लिए निषेध और जुर्माना। अगर आप कुछ भी गलत एडवर्टीजमेंट देते हो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इसमें भले ही कुछ भी हार्मफुल चीज़ें जो है वो डाली हुई है, लेकिन आप सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रहे हो ताकि आपका सामान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, उसके लिए जुर्माना जो है वो आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में जो है वो लगाया जाएगा, ये अधिनियम ये कहता है। साथ ही साथ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होगा, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होगा। एक ऐसा आयोग होगा, एक ऐसा कमीशन होगा जो कि क्या करेगा, कंज्यूमर्स के जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी वाद विवाद होंगे उसका निवारण जो है वो करेगा। जैसे कि हमारे पास में कोर्ट होता है ना, हमारे पास में अगर है ना कोई भी हमारी समस्या है, कोई भी आपका क्रिमिनल या फिर कोई भी आपका सिविल केस होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, सिविल कोर्ट में या फिर क्रिमिनल कोर्ट में। अगर कंज्यूमर के पास में कोई भी केस आया हुआ है, कंज्यूमर के साथ में कुछ भी अगर गलत हुआ है, तो वो फिर कौन सी कोर्ट में जाएगा, उनके लिए एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कोर्ट है। ठीक है। आपके लोकल लेवल पे है, आपके स्टेट लेवल पे है, आपके सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है। कंज्यूमर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आती है तो उसका निवारण जो है ये आयोग ही करता है। ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग लेवल का बताया हुआ है, आपको इतना डीप में नहीं जाना है। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपका है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है या फिर आपका स्टेट लेवल का कोर्ट है या फिर आपका सेंट्रल लेवल का कोर्ट है, तो अगर है ना आपका अगर 1 लाख से ऐसा कुछ डेट, ऐसा कुछ है ना नंबर वहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि 1 लाख से अगर 10 लाख तक की संपत्ति का अगर कोई भी केस है तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। फिर आपका 10 लाख से 1 करोड़ तक अगर कोई है ना 10 लाख से 1 करोड़ तक रुपए से जुड़ा हुआ अगर कोई केस है तो वो आपके स्टेट कोर्ट में जाएगा, और 1 करोड़ से ऊपर तक का अगर कोई भी केस है तो आपके सेंट्रल कोर्ट में जाता है। तो ऐसे करके आपके अलग अलग कोर्ट के बारे में भी बताया हुआ है। इतना डीप में आपको नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है कि उपभोक्ता का वाद विवाद अगर कहीं पे भी हो जाता है, कुछ भी उनके साथ में दिक्कत होती है, तो एक विवाद निवारण आयोग जो है, एक कमीशन जो है डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है वो बनाया हुआ है, जो कि कंज्यूमर्स के, उपभोक्ता के जो भी
प्रॉब्लम्स है उसका निवारण जो है वो करता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, जूरिसडिक्शन जो है अधिकार क्षेत्र जो है वो क्या है, इसका अधिकार क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका स्टेट कोर्ट और आपका सेंट्रल कोर्ट जो है, अलग अलग कोर्ट बताए हुए हैं। किसी जैसे आपका अभी मैंने बताया ना आपको कि 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का अगर कोई केस है तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर 10 लाख से ऊपर तक का केस है तो आपके स्टेट में जाएगा, और आपका अगर 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ऊपर का केस है तो वो आपके सेंटर में जाता है। ये आपका क्या है, अधिकार क्षेत्र है कोर्ट का। ठीक है, प्रोडक्ट की लाइबिलिटी यानी कि जो भी आपका है ना प्रोडक्ट है उसकी जिम्मेदारी भी आपको है ना मतलब लेनी पड़ेगी अगर आप बेच रहे हो तो उसको, ये अधिनियम ये कहता है। साथ ही साथ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट है ना रेजोल्यूशन थ्रू मीडिएशन, यानी कि मध्यस्थता के माध्यम से वैकल्पिक विवाद का समाधान भी आप कर सकते हो। ये सारे प्रावधान जो है ये अधिनियम आपको देता है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्या कहता है, बेसिकली कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को रिड्रेस करने की बात करता है कि उपभोक्ता के कोई भी अगर है ना क्वेरी है, कोई भी अगर ग्रीवेंसेस है तो उनको उसका निवारण कौन करेगा, कैसे होगा, आप कोर्ट में जाओगे, क्या पेनल्टी लगेगी आपको, ये सारी बातें जो है इस एक्ट के तहत बताई हुई है। ठीक है, अगला आता है हमारे पास में सिटीजन चार्टर एक्ट। सिटीजन चार्टर एक्ट क्या है उसको देख लेते हैं अब। A voluntary written document that showcase the service provider's effort and commitment towards the fulfillment of needs and the demands of citizen। यानी कि सिटीजन चार्टर बेसिकली होता क्या है, सिटीजन चार्टर जो है वो आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। रिटन डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक स्वैच्छिक लिखित दस्तावेज जो नागरिकों या फिर उपभोक्ताओं की जरूरत और मांगों की पूर्ति के लिए सेवा प्रदान के प्रयास और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि एक आपका रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, एक आपका है ना लिखित दस्तावेज होता है। उस लिखित दस्तावेज में आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट है जहाँ से आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, उस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इस लिखित दस्तावेज में लिखी हुई होती है, और इस दस्तावेज को क्या बोलते हैं, सिटीजन चार्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे और मैं इसका जो मतलब है वो आपको और डिटेल में समझाऊंगी, पहले हम स्लाइड को पढ़ लेते हैं। तो अब वॉलंटरी डॉक्यूमेंट होता है जो कि शोकेस करता है द सर्विस प्रोवाइडर्स एफर्ट्स एंड द commitment towards the fulfillment of needs and the demand of citizens or the consumers. The charter lays down the information regarding how the citizen can redress their complaints and grievances. It consists of what the citizens or the customers can expect from the सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा। यानी कि चार्टर इस बात की जानकारी देता है। अब चार्टर जो है मैंने बताया एक आपका है ना लिखित दस्तावेज होता है, एक आपका रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके बारे में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी सर्विस ले रहे हो। ठीक है, आप कस्टमर हो गए, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से या फिर किसी डिपार्टमेंट से सर्विस ले रहे हो तो आप क्या हो गए, कस्टमर हो गए। अब आप कस्टमर जो हो गए, वो जो कस्टमर है वो कस्टमर किसी भी है ना संस्था से, किसी भी डिपार्टमेंट से अगर कोई भी सर्विस ले रहा है तो वो जिस डिपार्टमेंट से सर्विस ले रहा है उस डिपार्टमेंट की सारी जानकारियां जो है एक लिखित दस्तावेज में होती है जिसको सिटीजन चार्टर कहते हैं। लेकिन सिटीजन चार्टर में कौन कौन सी जानकारियां मिलती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी तो मिलेगी, पर जानकारी क्या क्या मिलेगी, उसमें क्या क्या बातें होंगी, तो वो बताई हुई है कि चार्टर इस बात की जानकारी देता है कि नागरिक अपनी शिकायतों का निवारण कैसे कर सकते हैं। इसमें नागरिक और ग्राहक सेवा प्रदाता से क्या उम्मीद कर सकते हैं आदि चीज़ें जो है वो इसमें शामिल होती है। यानी कि मैं अगर एक कस्टमर हूँ, मेरे को किसी डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे को पासपोर्ट बनवाना है, मेरे को अपनी रेलवे की टिकट करवानी है, मुझे हॉस्पिटल में जाना है, कोई भी आपकी चाहे वो निजी संस्था है या फिर वो आपकी सार्वजनिक संस्था है, यानी कि या वो आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट डिपार्टमेंट है या फिर वो आपका पब्लिक डिपार्टमेंट है, किसी भी तरीके का डिपार्टमेंट हो सकता है, किसी में भी आपका सिटीजन चार्टर जो है वो दोनों में ही चलता है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन की बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे सरकारी आपका कोई है ना संस्था है, कोई आपकी सार्वजनिक है ना संस्था है, आपका कोई गवर्नमेंट से है ना गवर्नमेंट का आपका हॉस्पिटल हो गया या फिर कोई आपका रेलवे स्टेशन हो गया, कोई आपका पासपोर्ट बनवाने की आपका डिपार्टमेंट हो गया, मैं वहाँ पे गई, मुझे उस एजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो एजेंसी जो है उसका टाइमिंग क्या रहता है, यानी कि वो सुबह कितने बजे खुलती है, कितने बजे से कितने बजे तक उसका है ना ओपनिंग का टाइमिंग है और कितने बजे वो क्लोज हो जाती है, कब से कब तक वो सर्विसेज मुझे प्रोवाइड कर सकती है, मुझे पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने दिनों में मुझे पासपोर्ट बना कर दे देगी, या फिर अगर मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, मैंने उनकी किसी चीज़ को परचेज करा या फिर मैंने कुछ भी कोई है ना जो आपका है ना गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है वहाँ से मैंने कुछ भी चीज़ ली, लेकिन मेरे को उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। अब मेरे को दिक्कत आ रही तो मेरी जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, जो भी मेरी कंप्लेन है,
वो मैं किसके साथ में जाकर डिस्कस कर सकती हूँ, उस डिपार्टमेंट में कौन है। भाई सबके अलग अलग काम होते हैं ना डिपार्टमेंट में, कोई आपका है ना कंप्यूटर में बैठ के कोई आपका कंप्यूटराइजेशन का काम करता है, कोई आपका है ना, मान लो अगर कोई बैंक भी है तो बैंक में भी आपके 50 लोग होंगे तो 50 के अलग अलग काम होंगे। कोई आपका चेकबुक देता होगा, कोई आपका है ना अकाउंट ओपन करता होगा, कोई आपके है ना बैंक से पैसे को विड्रॉ करता होगा, ठीक है। सारे ही लोगों का वहाँ पे अलग अलग काम होता है। तो मेरी अगर कोई समस्या है बैंक के खाते से जुड़ी हुई, मेरा जो बैंक का अकाउंट है समझ लो उसमें कुछ समस्या आ गई, अब मेरी वो जो कंप्लेन है वो सुनेगा कौन, वहाँ पे कौन सा इंसान सुनेगा, बैंक जो है वो कब से कब तक खुला रहेगा, कौन कौन सी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करेगा, ये सारी जानकारियाँ जो है इस लिखित दस्तावेज में होती है और इसी को ही हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि सिटीजन चार्टर होता क्या है। ठीक है, आगे क्या बोला है, इनिशिएटेड बाय फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर इन द ईयर 1991। ब्रिटिश जो आपके पूर्व ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है जॉन मेजर, 1991 में उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, यानी कि सिटीजन चार्टर की शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। शुरुआत कौन से साल में हुई थी, 1991 में, और करी किसने थी, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे आपके जिनका नाम क्या था, जॉन मेजर। उन्होंने इसका इनिशिएटिव जो है, उन्होंने इसकी शुरुआत जो है वो करी थी। अब आगे क्या बोला है, 1998 में जो यूके है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रीनेम कर दिया था जिसका नाम रखा सर्विस फर्स्ट, यानी कि 1991 में तो कॉन्सेप्ट आया, जॉन मेजर लेकर आए, और 1998 में उसका जो नाम जो है वो पुनः बदल दिया गया और नाम वापस बदल के क्या रखा गया, प्रथम श्रेणी, यानी कि सर्विस फर्स्ट। ठीक है, तो नाम कब बदला, कौन से साल में आए, कौन लेकर आया, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे इसके कुछ 9 प्रिंसिपल्स हैं सिटीजन चार्टर के जो कि यूके की सरकार ने 1998 में ही बताए थे। 1998 में ही उन्होंने सिटीजन चार्टर का नाम बदल के सर्विस फर्स्ट रख दिया और 1998 में ही उन्होंने 9 सिद्धांतों के बारे में बात करी है यूके की सरकार ने। अब वो 9 सिद्धांत कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले है सेट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, यानी कि सेवा के मानकों को निर्धारित करना है आपको। दूसरा बोला है बी ओपन एंड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी संस्था है उसको खुला रहना है एकदम और उसको अपनी जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी प्रदान करनी है। फिर बोला है कंसल्ट एंड इन्वॉल्व, यानी कि परामर्श से जुड़ी हुई बातें बताई हुई है। फिर एनकरेज एक्सेस एंड द प्रमोशन ऑफ चॉइस, यानी कि पहुंच को बढ़ावा देना है और पसंद का है ना क्या करना है, प्रचार करना है। फिर ट्रीट ऑल फेयरली, सभी के साथ उचित व्यवहार करना है, सभी को इक्वल ट्रीट करना है, सभी के साथ में उचित व्यवहार यानी कि सभी के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट करना है। गलत होने पर चीज़ों को सही करना है, यानी कि पुटिंग थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग। यूज रिसोर्स इफेक्टिवली, संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है, ऐसे कोई भी संसाधन का उपयोग नहीं करना है जहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज हो, है ना, बहुत ही प्रभावी ढंग से संसाधन का यूज करना है। इनोवेटिव तरीके से आपके जो संस्था है वो काम करे, यानी कि आपकी है ना जो संस्था है, जो आपका चार्टर है उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए, इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वर्क विद अदर प्रोवाइडर्स, अन्य प्रदाताओं के साथ भी आप काम करेंगे। ये 9 पिलर्स जो है या फिर 9 आपके सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल जो है 1998 में यूके की सरकार ने बताए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर वाज अडॉप्टेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी हेल्ड इन मई 1997 इन न्यू दिल्ली। इंडिया के अंदर 1997 में ये जो सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया था। अब लिया कब गया, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहाँ पे आपके जितने भी राज्य हैं और जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं इसके चीफ मिनिस्टर बैठे थे और उन चीफ मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहाँ पे 1997 में सिटीजन चार्टर को अडॉप्ट करा गया। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या बोला है, भारत में नागरिक चार्टर की अवधारणा को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच में एक सम्मेलन हो रहा था मई 1997 में और इस दौरान नई दिल्ली में इसको अपनाया गया था। ठीक, आगे क्या बोला है, द चार्टर वर मैंडेट टू इंक्लूड सर्विस स्टैंडर्ड्स, द टाइम लिमिट दैट द पीपल कैन एक्सपेक्ट टू बी सर्व्ड, mechanism for redressing the grievances, a provision for unbiased scrutiny by the consumer or the citizen groups। क्या बोला है, चार्टर को सेवा मानकों को शामिल करने के लिए अनिवार्य किया गया है। चार्टर जो है, सिटीजन चार्टर जो होगा उसमें कौन कौन सी सेवाएं जो है उस चार्टर के अंदर प्रदान उन ऑर्गेनाइजेशन को, उस संस्था को करनी पड़ेगी। क्या बताया हुआ है, सबसे पहले तो समय सीमा जिसे लोग सेवा करने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रॉपर समय सीमा बताओ कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है वो इतने बजे ओपन होती है, इतने बजे क्लोज होती है। कोई भी अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो उसमें इतने दिन लगेंगे, आपको अगर रेलवे की टिकट निकलवानी है तो उसमें इतना टाइम लगेगा, या फिर किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ समय सीमा जो है वो पूरी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, ताकि जो भी सर्विस लेने वाला जो कस्टमर है उसको आइडिया रहे कि वो यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज उसको मिल रही है, कितने टाइम में वो सारी सर्विसेज जो है उसको प्राप्त हो जाएगी।
ठीक, आगे क्या बोला है, शिकायतों को निवारण के लिए तंत्र और उपभोक्ता नागरिक समूहों द्वारा निष्पक्ष जांच के लिए एक प्रावधान भी दे रखा है। यानी कि अगर कोई उपभोक्ता है, अगर कोई कस्टमर है, उसको कोई भी कंप्लेन होती है, कोई भी उसकी शिकायतें होती है, तो उसका निवारण जो है यहाँ पे सही ढंग से किया जाएगा इस संस्था के अंदर। ये भी उस चार्टर के अंदर मेंशन होना चाहिए। ये सारे प्रावधान जो है उस चार्टर के अंदर होने ही चाहिए, ये यहाँ पे बताया हुआ है। आगे क्या बोला है, द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेशन, फॉर्मुलेशन एंड द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सिटीजन चार्टर वाज गिवन टू द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DARPG बोलते हैं। यानी कि नागरिकों के चार्टर के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य कौन करेगा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है, जिसको हम DARPG बोलते हैं, उसको सौंपा गया है। जो आपका सिटीजन चार्टर है उसके अंदर बताया हुआ है कि नागरिकों के चार्टर के समन्वय, उसका निर्माण और उसका संचालन करेगा कौन, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आपका प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। ये आपके सिटीजन चार्टर से जुड़ी हुई कोऑर्डिनेशन है, फॉर्मुलेशन है, उसका संचालन करना है, उसका निर्माण करना है, समन्वय करना है, ये सारा कुछ यही डिपार्टमेंट जो है वो देखता है। ठीक, आगे बोला है कि इंडियन वर्जन इंक्लूड एक्सेप्शनल्स फ्रॉम द क्लाइंट। आगे बोला है, एक इंपॉर्टेंट नोट की बात यह है कि द सिटीजन चार्टर इज नॉट अ लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट। सिटीजन चार्टर जो है वो एक है ना लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी कि नागरिक जो आपका चार्टर है वो कानूनी रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया है, दीज आर जस्ट गाइडलाइंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स टू द कस्टमर बाय द सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि ये केवल सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के दिशा निर्देश हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मैंने आपको सिटीजन चार्टर के बारे में समझाया, तो ये लाइन ये बात करती है कि सिटीजन चार्टर जो है वो एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी कि कोई बाध्यकारी डॉक्यूमेंट नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सभी संस्था को इस डॉक्यूमेंट को बनाना ही पड़ेगा। नहीं, ये सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे बताया हुआ है, दिशा निर्देश के तौर पे बताया हुआ है कि कोई संस्था अगर सिटीजन चार्टर को बनाती है, एक ऐसे लिखित दस्तावेज का निर्माण करती है जहाँ पे उस संस्था से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, वो जो भी है ना उपभोक्ता है, जो भी कस्टमर है, उसको पता रहे भाई अच्छा यहाँ पे इतने बजे से इतने बजे तक काम जो है वो होता है, इतने बजे ये संस्था जो है ये ओपन होती है, इतने बजे ये क्लोज होती है, इस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे बैठते हैं, ये सर्विसेज मुझे यहाँ पे मिल सकती है, इतने है ना दिन लग सकते हैं इस काम को करने में। तो अगर उपभोक्ता को, अगर कस्टमर को ये सारी इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता रहेगी तो उसका काम जो है वो और प्रॉपर तरीके से हो पाएगा और संस्था का प्रशासन जो है वो भी सुचारू रूप से चल पाएगा। तो बस ये एक गाइडलाइन बताई हुई है, एक दिशा निर्देश बताए हुए हैं कि अगर कोई भी संस्था सिटीजन चार्टर को है ना अगर अपनाती है, उसको अगर फॉलो करती है, तो उन्हीं का काम जो है वो सुचारू रूप से हो पाएगा। अदरवाइज ये कोई भी ऐसा बाध्यकारी नहीं है कि सभी को ये फॉलो करना ही करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब ये DPSPs क्या थे, DPSPs भी कोई बाध्यकारी नहीं थे कि सारे ही राज्यों की सरकारों को ये DPSPs जो है इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं, DPSP भी एक गाइडलाइन के रूप में ही काम करता है कि अगर राज्य की सरकारें इन सभी DPSPs का फॉलो करती है, इन सभी नीति निर्देशक तत्वों का फॉलो करती है, तो क्या होगा, राज्य एक आपका जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य बन पाएगा, राज्य में रहने वाले सभी लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा, उन सबका विकास हो पाएगा और साथ ही साथ अगर लोगों का विकास होगा तो उस पूरे राज्य का विकास हो पाएगा। तो उसी तरीके से जो आपका सिटीजन चार्टर है वो भी एक गाइडलाइन के तौर पे बताया हुआ है, एक दिशा निर्देश के तौर पे बताया हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि अटेम्प्ट वाज मेड इन 2011 बट द बिल लैप्स्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन 2014। यहाँ पे बताया हुआ है कि सिटीजन चार्टर को लेकर एक बिल जो है वो भी पास करा था, लेकिन वो बिल जो है वो प्रस्तुत करा था पर वो पास नहीं हो पाया था क्योंकि लोकसभा जो है उस टाइम पे भंग हो गई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सिटीजन चार्टर को लेकर बताई हुई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि सिटीजन चार्टर क्या होता है। 1991 में आया था, 1998 में इसका नाम बदल दिया गया था, यूके से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है और इंडिया ने कब इसको अपनाया, इंडिया ने इसको 1997 में न्यू दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, चीफ मिनिस्टर थे उसके अंदर सभी यूनियन टेरिटरी के और सभी आपके राज्य के। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने इस सिटीजन चार्टर के कॉन्सेप्ट को अपनाया। इसके अंदर 9 प्रिंसिपल बताए हुए हैं। 9 प्रिंसिपल कौन कौन से थे वो भी मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। वो पूरे सिटीजन चार्टर से जुड़ा हुआ एक डिपार्टमेंट है जो कि सिटीजन चार्टर्स को संभालता है और इससे जुड़े हुए कोऑर्डिनेशन, फॉर्मुलेशन
यानी कि संचालन है ना, निर्माण करना, समन्वय करना, ये सारी ड्यूटीज जो है प्रशासनिक सुधार और है ना लोक शिकायत विभाग की होती है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस जो है वो आपको आजकल की दुनिया में देखने को मिलेंगे, आजकल के टाइम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो डिजिटलाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वहां से काफी क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास में ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस होता क्या है? ई गवर्नेंस की फुल फॉर्म है, आपका जो भी गवर्नेंस होगा यानी कि जो भी आपका प्रशासनिक काम होगा वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा, है ना। तो ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बिजली का जो विभाग होता है, वो जो बिजली होती है, क्या उससे जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पे ई गवर्नेंस, ये जो ई है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है, ये किसको रिफर कर रहा है? ये आपके आईसीटी को रिफर कर रहा है। आईसीटी क्या होता है? आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो ई है ये आपके टेक्नोलॉजी को है ना रिफर कर रहा है। ये जो ई है वो आपके डिजिटलाइजेशन को रिफर कर रहा है। ठीक है, अब ये ई गवर्नेंस जो है वो किस प्रकार से काम करता है उसको समझते हैं। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो जानने की है कि ई गवर्नेंस का मतलब है जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, डिजिटल है ना, डिजिटल माध्यम से जितने भी आपके है ना गवर्नेंस के काम होते हैं सिर्फ वही आपके ई गवर्नेंस के अंदर आएंगे। अब ई गवर्नेंस यानी कि कोई भी आपका है ना टेक्निकल काम हो रहा है, कोई भी आपका डिजिटल काम हो रहा है, उसको लोग समझते हैं कि वो ई गवर्नेंस में है। ई गवर्नेंस का मतलब है कि सिर्फ वो गवर्नेंस से ही जुड़ा हुआ रहेगा, वो आपके प्रशासन से ही जुड़ा हुआ रहेगा। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज है, तो आजकल उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे ही दिख जाएगा। तो ये क्या है? ये सारे आपके प्रशासनिक कार्य हैं। पर यहाँ पे अगर हम बात करें कि आजकल एजुकेशन जो है, एजुकेशन भी आपको ऑनलाइन ही मिल रही है, तो क्या ये ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है क्या? तो ये ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल नहीं है। इसमें कोई गवर्नेंस नहीं हो रहा है, कोई गवर्नमेंट का काम नहीं हो रहा है, कोई प्रशासनिक कार्य नहीं हो रहा है। वो एजुकेशन है, वो अलग है, और ई गवर्नेंस जो है वो प्रशासनिक कार्य है, वो अलग है। तो ई गवर्नेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्य से ही जुड़े हुए जो भी आपके डिजिटाइजेशन से जुड़े हुए जो भी प्रशासन के कार्य होते हैं सिर्फ वही आएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? ये जो ट्रेंड है ये शुरू कब हुआ था? 1990 के दशक में ही ये शुरू हो चुका था ई गवर्नेंस का ट्रेंड। आगे बोला है कि ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टू द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग फॉर गुड गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस सुशासन के लिए, सरकारी कामकाज की प्रक्रियाओं के लिए आईसीटी का अनुप्रयोग है। आपका सुशासन हो सके, आपका जो गवर्नेंस प्रोसीजर जो है, आपका प्रशासन जो है वो अच्छे तरीके से चल सके, आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छा हो सके, गुड गवर्नेंस हो सके, तो उस गुड गवर्नेंस के लिए हम आईसीटी यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, डिजिटल तरीकों का यूज करते हैं, ताकि गवर्नेंस जो है, प्रशासन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। इसी को ही हम ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बोला है कि E-governance goes beyond computerization of government operations and implies fundamental changes to overall structure, operations and the functioning of all governmental authorities at the legislative, executive and judicial level। यानी कि E-governance सरकारी है ना संचालन के आपका जो कंप्यूटरीकरण से परे है। ठीक है, और विधायी, कार्यकारी और न्यायिक स्तर पर सभी सरकारी प्राधिकरणों से है ना, सभी संस्कार जो आपके है ना सरकारी प्राधिकरणों के समग्र ढांचे, संचालन और कार्यप्रणाली के मूलभूत परिवर्तन का अर्थ है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि चाहे वो आपका लेजिस्लेचर है, चाहे वो आपकी विधायिका है, चाहे वो आपकी कार्यपालिका है, या फिर वो आपकी है ना न्यायपालिका है, यानी कि चाहे वो आपका लेजिस्लेचर है, चाहे वो आपका एग्जीक्यूटिव है, या फिर वो आपका जुडिशरी है, तीनों ही लेवल पे अगर गवर्नमेंट जो है कोई भी फंक्शन कर रही है ना, गवर्नमेंट कुछ भी स्कीम निकाल रही है, कुछ भी पॉलिसी निकाल रही है, कोई भी बिल, लॉ, एक्ट, कानून को पास कर रही है टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, वो सारा आएगा आपका ई गवर्नेंस के अंतर्गत। आगे बोला है कि ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टू यूज स्मार्ट गवर्नेंस इन द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ई गवर्नेंस सरकारी संगठनों में स्मार्ट गवर्नेंस के लिए आईसीटी का अनुप्रयोग है। हमारी जो गवर्नेंस है वो स्मार्ट रूप से काम कर सके, इसलिए हम ई गवर्नेंस का है ना क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है स्मार्ट, यानी कि SMART, स्मार्ट। अब ये जो स्मार्ट है ना, ये वो जो हम बोलते हैं ना कि गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, वो स्मार्ट वाला स्मार्ट नहीं है। यहाँ पे जो स्मार्ट है SMART, वो एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में, एक्रोनिम के रूप में बताया हुआ है। इसकी एक फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म क्या है? S refers to the simple, M refers to the moral, A refers to accountable, R is for responsiveness and T is for transparency, यानी कि ट्रांसपेरेंट।
अब ये जो स्मार्ट है इसका फुल फॉर्म क्या बताई हुई है? स्मार्ट की फुल फॉर्म बताई हुई है सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी। यानी कि आपका गवर्नेंस का जो काम है, आपका प्रशासन का जो कार्य है वो स्मार्ट रूप से हो सके। स्मार्ट यानी कि सरल रूप से हो सके, नैतिक तरीके से हो सके, जवाबदेही तरीके से हो सके, उत्तरदायी तरीके से हो सके और पारदर्शी तरीके से हो सके। यानी कि सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से गवर्नेंस सिस्टम जो है वो काम कर सके। इसलिए हम गवर्नेंस के अंदर ई गवर्नेंस का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, डिजिटाइजेशन का यूज़ करते हैं। सिंपल यानी कि कोई भी काम है आपका उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका ना हो, सिंपल तरीके से कंप्यूटराइजेशन की मदद से हम किसी भी कार्य को बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से उसको निपटा सके, ख़त्म कर सके। मॉरल यानी कि नैतिकता बनी रहे, कुछ भी गलत काम ना हो, कुछ भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य ना हो, नैतिकता जो है उस काम में बनी रहे, प्रशासन के अंदर नैतिकता जो है वो बनी रहे। साथ ही साथ है अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही। अब अगर कोई भी डिपार्टमेंट है उससे अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो गड़बड़ी अगर हो गई तो हम बोलते हैं ना कि इसके लिए जवाबदेही कौन रखता है, यानी कि इसके लिए अकाउंटेबल कौन है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी होनी चाहिए। साथ ही साथ रेस्पॉन्सिवनेस यानी कि उत्तरदायी, इसके लिए उत्तरदायी कौन है। अगर ये कुछ भी गलत हुआ है, किसी भी बच्चे का अगर मान लो एग्जाम है, उसका एग्जाम का रिजल्ट अगर गड़बड़ हुआ है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। तो रेस्पॉन्सिवनेस, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता क्या होता है? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका प्राइवेट यानी कि चाहे वो आपका सरकारी, चाहे वो आपका निजी संस्था है, निजी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में भी कोई भी कार्य हो रहा है तो जनता को सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, सभी सिटीजन्स को सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सरकार और सिटीजन के बीच में, ताकि सिटीजन्स को पता चले कि हाँ सरकार में ये कार्य जो है वो इस प्रकार से हो रहे हैं। तो पारदर्शिता होनी चाहिए, उत्तरदायी, जवाबदेही, नैतिकता और सरलता के माध्यम से हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से काम कर सके। इसलिए हम गवर्नेंस के अंदर ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये है स्मार्ट की पूरी फुल फॉर्म, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आगे क्या बोला है? ई गवर्नेंस कैन बी यूज फॉर मेनी थिंग्स। अब हम ई गवर्नेंस का यूज जो है वो किस किस चीज़ों में कर सकते हैं भाई? तो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का प्रसार करने के लिए। गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम चलाई है, कोई भी पॉलिसी चलाई है तो उसका लोगों तक पता कैसे चलेगा? अब गवर्नमेंट सरकार खुद तो एक एक को आके बताएगी नहीं ना कि हमने ये योजना चलाई है, हमने वो योजना चलाई है। नहीं, डिजिटाइजेशन की मदद से उनकी वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन जो है सारी वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, फिर जो भी उस वेबसाइट को विजिट करता है उसको उसकी जानकारी जो है वो मिल जाती है। तो यानी कि ई गवर्नेंस का इस्तेमाल जो है, यहाँ पे गवर्नेंस ही है ना, ये प्रशासनिक कार्य ही तो है। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होगा वो प्रशासनिक कार्य कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो भी आपका पॉलिसी से जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन जो है उस वेबसाइट पे चली गई, अब लोग जो है उसको विजिट कर लेंगे। तो ये क्या है? यहाँ पे जानकारी का प्रसार हो रहा है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करा जा रहा है। किसके माध्यम से? डिजिटाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। फिर बोला है टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि दो तरफा कम्युनिकेशन जो है, टू वे कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम आसानी से कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं, संचार जो है वो कर सकते हैं। फिर फॉर सर्विस डिलीवरी एंड फाइनेंस ट्रांजैक्शन, यानी कि सेवा के वितरण के लिए, साथ ही साथ वित्तीय लेन देन के लिए भी आपका ई गवर्नेंस जो है यानी कि टेक्नोलॉजी का, डिजिटाइजेशन का जो काम है वो आता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हम ऑनलाइन पैसे का ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। हम ऑनलाइन घर बैठे आपकी आप ऑनलाइन कुछ भी अगर शॉपिंग कर रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो उसको, आप अपने घर पे ही अपनी डिलीवरी जो है मंगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है? सेवा का वितरण करना, वितरण करना, साथ ही साथ वित्तीय लेन देन लेना, ये सभी आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटाइजेशन के माध्यम से कर सकते हो। फिर इंटीग्रेशन, यानी कि बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एकीकरण बना रहता है। एकीकरण किस प्रकार से? अब चाहे आपका संगठन है तो संगठन के बाहरी रूप में और आंतरिक रूप में सभी तरीके से एकीकरण जो है वो बना रहता है। किस प्रकार से? अगर सरकार है आपकी, ठीक है, और सरकार यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, तो चाहे वो आपका लेजिस्लेचर है, चाहे वो आपका एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो आपका जुडिशरी है, तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। लेजिस्लेचर को पता रहेगा कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो क्या काम कर रहे हैं, जुडिशरी को पता रहेगा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहेंगे, तो इसलिए एकीकरण यहाँ पे बताया हुआ है।
साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो हम कर सकते हैं, राजनीतिक भागीदारी भी हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से दे सकते हैं। एंड ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल यहाँ पे हो सकता है, शिकायतों का निवारण भी हो सकता है। अगर हमको किसी डिपार्टमेंट से कोई भी शिकायत है, कोई भी कंप्लेन है, तो हम ऑनलाइन ही हमारी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन ही हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी शिकायतें हैं, उसका निवारण ऑनलाइन ही हो सकता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है। तो ये सारे आपके ई गवर्नेंस के क्या है, ई गवर्नेंस की चीजें हैं जो कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकते हैं। ठीक, आगे बोला है कि ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है ई गवर्नेंस के, एडवांटेजेस फिर हम देखेंगे उसके बाद में इसके कुछ लिमिटेशन, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं कि पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहती है। ग्रेटर लेजिटिमेसी जो है वो बनी रहती है। लेजिटिमेसी क्या होता है, लेजिटिमेसी होता है कि अगर कंप्यूटर के माध्यम से कुछ भी काम हो रहा है तो वहाँ पे ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं है। सपोज अगर किसी का कोई एग्जाम हुआ है, अब एग्जाम में क्या होता है, आजकल कंप्यूटराइजेशन होता है, सब कुछ डिजिटाइजेशन के माध्यम से आपके एग्जाम के पेपर्स बनते हैं, उसकी चेकिंग जो है वो भी कंप्यूटर के अंदर ही होती है, उसका रिजल्ट जो है वो भी कंप्यूटर के अंदर ही आके बन जाता है, और रिजल्ट जो है वो पब्लिश भी कंप्यूटर ही कर देता है। तो ह्यूमन को अपने हाथों से वहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अब अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में अगर किसी पोस्ट के ऊपर बैठी हूँ जहाँ पे मेरे को अगर अपने हाथों से कॉपी चेक करनी है, तो हो सकता है कि मेरे से कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है भाई, हूँ तो इंसान ही ना, तो हो सकता है मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाए, या फिर हो सकता है कि मेरे को ये देखना हो कि मेरे जो जान पहचान के जो लोग हैं, मुझे उनको आगे लेकर आना है, और दूसरों को मेरे को मतलब कुछ ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो नहीं देनी। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी जो चीजें हैं वो मेरे ही हाथों में रहेगी। लेकिन जब सारी चीजें आपके कंप्यूटर के अंदर होती है, तो कंप्यूटर के अंदर ही आपका पेपर बन रहा है, कंप्यूटर के अंदर ही आपका पेपर जो है वो चेक हो रहा है, कंप्यूटर ही उसका रिजल्ट निकाल के दे रहा है, कंप्यूटर ही उसका रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पे लेजिटिमेसी जो है, वैधता जो है वो ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि लेस करप्शन होता है, भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ पे कम रहता है। भ्रष्टाचार कैसे होगा, अब जब इंसान ही नहीं रहेंगे, इंसान नहीं रहेंगे मतलब किसी काम में अगर इंसानों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इंसानों का इन्वॉल्वमेंट अगर कम होगा तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। जिस जिस काम में इंसानों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा वहाँ पे भ्रष्टाचार भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इंसान का इन्वॉल्वमेंट कम है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो कंप्यूटर का है, सारा काम तो आपका कंप्यूटर ही कर रहा है, तो इसलिए भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है वो कम होता है। साथ ही साथ रेस्पॉन्सिवनेस यानी कि जवाबदेही जो है वो बनी रहती है, और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है आपकी, जो रेस्पॉन्सिवनेस और आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो दोनों ही रहती है, जवाबदेही और उत्तरदायी जो है वो दोनों ही चीजें काम करती है ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस में। फिर बोला है इन्फॉर्म्ड सिटीजन, सूचित नागरिक जो है वो बनी रहती है, यानी कि नागरिक जो है उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहती है कि अब सरकार जो है ये नई नीति निकाल रही है, ये नई पॉलिसी बना रही है, नई स्कीम निकाल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिटीजन्स तक पहुंचती रहती है। आगे बोला है ग्रेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। अब काफ़ी सारे ऐसे पोर्टल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर वो अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जहाँ पे वो निकालते हैं कुछ ऑनलाइन सर्वे निकालते हैं कि भाई जिसमें वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। अभी जैसे आपका कुछ एग्जाम्स हुए थे, उसमें कुछ आपको गड़बड़ी देखने को मिली थी, तो यहाँ पे भी जो आपकी एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नया पोर्टल जो है वो शुरू करा था, एक नया एप्लीकेशन फॉर्म निकाला था, जहाँ पे उन्होंने सिटीजन से पूछा था, जो स्टूडेंट्स है उनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हो कि एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होनी चाहिए, इस संस्था के अंदर क्या बदलाव होनी चाहिए, ये संस्था जो है वो किस रूप से काम करनी चाहिए, आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है, तो ये भी एक एडवांटेज ही है, ये भी एक लाभ ही है। ठीक है, फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का उपयोग जो है वो सुचारू रूप से, कुशल रूप से होता है, यानी कि आपको जितनी जरूरत है आप उतनी ही टेक्नोलॉजी के अंदर उतने ही संसाधन का उपयोग होता है, वेस्टेज नहीं होता है। फिर फ्लैटेंस हायरार्की, यानी कि आपका जो पदानुक्रम है वो एकदम सपाट हो जाता है, एकदम फ्लैटन हो जाता है, यानी कि कोई भी हायरार्की नहीं रहती है। कंप्यूटर काम करता है तो वही सारे काम देखता है, कोई भी उसमें छोटा या बड़ा हायरार्की पे काम नहीं करता है। फिर रिड्यूस पेपर वर्क एंड रेड टेपिज्म, कागज की जो कार्रवाई है वो खत्म हो गई है, और लाल फीताशाही जो है वो कम हो गई है, या फिर खत्म तो नहीं हुई है, कम हो गई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये भी एक एडवांटेज ही है, ये भी एक लाभ ही है। इसका क्या मतलब है, कागज की कार्रवाई यानी कि पेपर वर्क जो है वो कम हो गया है। मैंने बताया ना, एग्जाम होते तो एग्जाम का पेपर भी ऑनलाइन ही बन रहा है, उसका रिजल्ट भी ऑनलाइन ही आ रहा है, चेकिंग भी ऑनलाइन ही कंप्यूटर ही कर रहा है, उसको पब्लिश भी ऑनलाइन ही हो रहा है।
तो पेपर वर्क जो है, वरना पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो एक एक पेपर जो है वो बनाने पड़ते थे, इतने सारे लाखों बच्चे होते थे, उनका पेपर बनाओ, फिर उसका प्रिंट आउट करवाओ, फिर सब जगह उस पेपर को लेकर जाओ, फिर ये पेपर को वापस से इकट्ठा करो, फिर टीचर के पास में आते थे, टीचर उस पेपर को क्या करते थे, है ना, चेक करते थे, देखते थे, फिर उसका रिजल्ट जो है वो पब्लिश होता था। तो काफी ज्यादा जो पूरा सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा टाइम लेता था, टाइम टेकिंग होता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब कुछ ईजी हो चुका है, पेपर वर्क जो है वो कम हो गया है, क्योंकि सारा काम तो कंप्यूटर में हो जाता है, तो पेपर पे चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं होती है हमको। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें तो पहले क्या होता था, जब मोबाइल फोन नहीं होते थे तो अगर किसी को कुछ भी, है ना, अगर किसी का नंबर वंबर भी अगर होता था तो बहुत कम, है ना, मोबाइल फोन होते थे। तो अगर किसी को कुछ भी याद करना होता था तो वहाँ पे वो एक, है ना, डायरी के अंदर सारी चीजें जो है वो वहाँ पे मेंटेन करके रखते थे। आजकल हमारे पास में क्या है, हमारे पास में मोबाइल फोन है, तो हम डायरी तो मेंटेन नहीं करते, लेकिन मोबाइल फोन में जो नोट्स होते हैं हम उसको मेंटेन करते हैं, नोट्स में हम सारी चीजें वहाँ पे लिख के रखते हैं। तो अब क्या है, वही पेपर वर्क तो कम ही हुआ है ना, पेपर का काम तो कम ही हुआ है, तो इसलिए बोला है कि कागज की जो कार्रवाई है वो कम हो चुकी है। साथ ही साथ लाल फीताशाही जो है, रेड टेपिज्म जो है, ये भी कम हो चुका है। रेड टेपिज्म क्या होता है, करप्शन। मैंने बताया जहाँ पे इंसानों का इन्वॉल्वमेंट होगा, जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ पे करप्शन भी ज्यादा होगा। अगर इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन का नहीं है तो करप्शन भी कम होगा। लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म जैसी जो बुरी चीजें हैं वो भी कम रहेगी। तो ये सारे आपके एडवांटेज है किसके, ई गवर्नेंस के। अब ई गवर्नेंस की कुछ कमियां भी है, कुछ, है ना, बोल सकते हैं कुछ सीमाएं भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है। अब वो लिमिटेशंस क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम बात तो करें कि ई गवर्नेंस से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन ई गवर्नेंस से होगा कैसे ये सब कुछ, टेक्नोलॉजी से ही तो होगा। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कि कंप्यूटर से पेपर बन जाता है, कंप्यूटर से पेपर जो है वो सॉल्व हो जाता है, पेपर एग्जाम का रिजल्ट जो है वो आ जाता है, पब्लिश हो जाता है, पर ये होता किसके ऊपर है, होता कंप्यूटर के ऊपर है। अगर कंप्यूटर ही नहीं है तो क्या ये सारा काम हो सकता है, नहीं। तो ये क्या है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जितने ज्यादा कंप्यूटर होंगे उतना ही ज्यादा काम जो है वो आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर हो पाएगा। कंप्यूटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो काम भी टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं हो पाएगा। तो यानी कि ये एक लिमिटेशन है, आपके पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आप अच्छा गवर्नेंस चाहते हो, अगर आप अच्छा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से काम चाहते हो तो ये भी एक लिमिटेशन है। फिर बोला है रिसोर्सेज, यहाँ पे संसाधन जो है वो ज्यादा लगते हैं। भाई ज़्यादा कंप्यूटर लगेंगे तो कंप्यूटर में ज़्यादा है ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा लगेगी, कंप्यूटर में लगने वाले जितने भी आपके, है ना, पार्ट्स हैं वो ज़्यादा लगेंगे, तो यहाँ पे संसाधन जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। फिर कैपिटल, कैपिटल यानी कि पैसा। अब इतने सारे अगर हमको लोग हैं, अगर हम भारत की ही बात करें तो जितनी भी आबादी है, अगर हम चाहते हैं कि सभी लोग जो है वो डिजिटाइजेशन के माध्यम से अपना सारा काम करें, तो हमको सभी को वो सारी चीजें जो है वो सिखानी पड़ेगी, सभी को मोबाइल फोन देने पड़ेंगे, सभी को कंप्यूटर्स देने पड़ेंगे। भाई जब तक टेक्निकल चीजें ही नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, तो टेक्नोलॉजी का काम करोगे किसके ऊपर, है ना। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपको पास में पहले पैसा तो होना चाहिए ना, तो पैसे का खर्च यहाँ पे ज्यादा होगा, तो यानी कि कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। एक्सेस यानी कि पहुंच से क्या मतलब है, अब कुछ ऐसे गांव है या फिर कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत कम आती है, या फिर वहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो पाती है, कनेक्टिविटी जो है वो ज्यादा नहीं हो पाती है, अभी भी वहाँ पे फोन के टावर्स जो है वो कम आते हैं, कनेक्टिविटी इंटरनेट जो है उसकी पहुंच अभी भी उन गाँव के अंदर, उन शहरों के अंदर, उन जगह पे नहीं है, उन क्षेत्रों में नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो सबके पास में अगर पहुंच होगी, सबके पास में अगर एक्सेस होगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी, तो वही टेक्नोलॉजी का काम हो पाएगा, क्योंकि बिना इंटरनेट के टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग है, यानी कि क्षमता का, है ना, निर्माण करना पड़ेगा, हमको सभी लोगों को ये सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। अब सबको तो कंप्यूटर के ऊपर काम करना आता नहीं है, सबको तो टेक्नोलॉजी चलानी आती नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबको ये सिखाना पड़ेगा। हमारे जैसे देखा होगा आपने, हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे पेरेंट्स के भी जो पेरेंट्स हैं, अब उनको थोड़ी ना आता है कि आप फोन पे, है ना, यूपीआई पेमेंट के थ्रू किस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो उनको नहीं आता है, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, हमको यहाँ पे क्षमता का, है ना, निर्माण करना होगा, हमको सबको ये सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। जिसको आती है ये टेक्नोलॉजी का यूज करना, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसको नहीं आती है वो नहीं कर सकता है। तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन ही है।
है, एक आपकी है ना सीमा ही है। फिर बोला है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन का विकास। अब जितने ज़्यादा संसाधन लगेंगे उतना क्या होगा, डेवलपमेंट कम होगा। फिर रेसिस्टेंट टू चेंज, पर है ना परिवर्तन का विरोध ये करता है। भाई एक ही तरीके से काम जो है वो होता रहेगा तो चेंजेस किस प्रकार से होंगे, परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से आएगा। और साथ ही साथ भाषा यानी कि लैंग्वेज। अब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होंगे, काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर में है ना काम करने के लिए हमको कंप्यूटर की ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि आपका सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया। ये सारी आपकी कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेजेस है, तो जिसको वो आती है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी लिमिटेशंस है आपकी ई गवर्नेंस की। तो किसी भी चीज़ के साथ में अगर कोई भी आपका है ना कुछ भी कॉन्सेप्ट आता है तो उसके साथ में अच्छाई और बुराई तो साथ में होती ही है। तो यहाँ पे भी हमने एडवांटेजेस देख लिए और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए। ठीक है, आगे क्या बोला है, इंटरैक्शन ऑफ गवर्नमेंट वाया ई गवर्नेंस इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग वेज। अब ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार का सहभागिता है ना निम्नलिखित में से किन तरीकों से संभव हो सकता है। सरकारें जो है वो आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर सकती है, वो उसके कुछ आपको यहाँ पे माध्यम जो है वो बताए हुए हैं, जैसे कि G2G, G2C, G2B और G2E। इनका मतलब क्या है, G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन हो सकता है, G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरैक्शन हो सकता है, G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरैक्शन हो सकता है, G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी इंटरैक्शन हो सकता है। अब इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब है कि एक सरकार दूसरी सरकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर इंटरैक्ट कर रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर कनेक्ट कर रही है, तो वो क्या है, G2G कनेक्शन वो बिल्ड कर रही है। अब सरकार से क्या मतलब है, चाहे वो आपकी दो राज्य की सरकारें हैं, चाहे राजस्थान हो गया, चाहे वो आपका पंजाब हो गया, कोई भी राज्य का एग्जाम्पल ले लो। मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ राजस्थान का और पंजाब का। मान लो राजस्थान की सरकार है और पंजाब की सरकार है, आपस में कुछ भी बात कर रही है या फिर कुछ भी इंटरेक्शन कर रही है, तो दो सरकारें बात कर रही है ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो क्या हो गया, ये G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन हो रहा है। एक होता है G2C यानी कि गवर्नमेंट से सिटीजन तक का इंटरेक्शन। एक सरकार है आपकी और सरकार जो है वो अपने नागरिकों से बात कर रही है। नागरिकों से बात करना यानी कि नागरिकों से इंटरेक्ट कर रही है। जैसे मैंने बताया आपको कि अभी कुछ एग्जामों में जो भी है ना घपलेबाजी देखी गई थी, उसके लिए सरकार ने एक पोर्टल, सरकार यानी कि जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक फॉर्म शुरू करा था, एक है ना पोर्टल शुरू करा था, जिसमें कहा था कि बच्चों को अपने व्यूज बताने होंगे कि एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो है वो किस प्रकार से काम करना चाहिए, एजुकेशन में क्या क्या बदलाव जो है वो होने चाहिए। ये सारी बातें जो है वो स्टूडेंट से पूछी गई थी उस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्म फिल करने के लिए बोला था एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, कुछ टाइमलाइन दी थी कि इतने टाइम में आपको है ना, हम नई संस्था बना रहे हैं तो संस्था में आपको क्या क्या बदलाव जो है वो करवाने हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस फॉर्म के अंदर फिल करके हम तक पहुंचा सकते हो। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का इंटरेक्शन ही तो है सिटीजन के साथ में। तो ये G2C कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो रहा है, गवर्नमेंट टू सिटीजन का कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो रहा है। फिर G2B और G2E। G2B क्या होता है, व्यापार के लिए सरकार। व्यापार के लिए सरकार यानी कि सरकार, गवर्नमेंट और बिजनेसेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसको बोलते हैं G2B। और एम्प्लॉयज और सिटीजन, एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं G2E। तो ये G2G, G2C, G2B और G2E काफी इंपॉर्टेंट है। इन माध्यम से ही गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेक्शन जो है वो करती है। ठीक है, अब आपका ये जो ई गवर्नेंस का जो टॉपिक था वो अभी तक आई होप जितना भी हमने कवर करा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनिशिएटिव्स को देखेंगे, ये ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं उसको देखते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका IT एक्ट। आई होप आप सभी लोगों ने IT एक्ट के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं इस एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। 2000 के अंदर यानी कि 2000 के अंदर IT एक्ट जो है वो आया था। IT का मतलब, IT की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो 2000 के अंदर आया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियम है ना 2000 के तहत है ना इनेक्ट किया गया था, अधिनियमित किया गया था। ठीक, फिर आपका एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ई गवर्नेंस को लेकर। उसमें क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसको हम DARPG कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस अलॉन्ग विथ मेटी। मेटी क्या है, मेटी आपकी फुल फॉर्म है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है सारी आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो IT एक्ट जो है वो आपका 2000 के अंदर आया। तो IT एक्ट जो है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एक्ट है, अधिनियम है, जो कि अधिनियमित हुआ है ना, अधिनियमित हुआ था 2000 के अंदर। फिर एक है आपका DARPG, ठीक है, DARPG
पीजी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म आती है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत का विभाग जो है, इसको हम DARPG शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फिर एक है आपकी मेटी। मेटी क्या है? इसकी क्या फुल फॉर्म है? तो मेटी की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको हम MEITY मेटी के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपको सारी फुल फॉर्म्स जो है, ये सारी लर्न कर लेनी है विद शॉर्ट फॉर्म्स विद देयर एक्रोनिम्स, ठीक है। अब क्या बताया हुआ है कि जो आपका एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ई गवर्नेंस को लेकर, यानी कि ई गवर्नेंस पर आपकी जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें बताया हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस अलॉन्ग विद मेटी Government of India in association with one of the state or union territory government organized the National Conference on E-Governance every year since 1997. 1997 से ई गवर्नेंस की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हर साल होती है, ठीक है। ये बताया हुआ है यहाँ पे कि प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग जो है आपका, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी जो है, भारत सरकार के साथ में एक राज्य या फिर केंद्र प्रशासित प्रदेश सरकार के सहयोग से, है ना, जो आपका ई गवर्नेंस जो है ना, ई राष्ट्र पर, है ना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है। 1997 से ये हर साल होता है, ठीक है। आई बात समझ में? आगे क्या बोला है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है, ये इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू मेक ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया वाया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। National e-governance plan has been launched with the aim of improving delivery of government services to citizens and business, यानी कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है वो आपकी NEPG, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NEPG बोलते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है, भारत सरकार की एक पहल है जो भारत के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराती है। नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी सेवाओं के वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से आपका जो है ना राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है वो शुरू करी गई थी, यानी कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है, इसका इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन एम क्या था? मेन एम यही था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू सिटीजन्स तक सभी जानकारियाँ जो है, सरकार की सारी इंफॉर्मेशन, सरकार की जितनी भी स्कीम वगैरह वो निकालती है, वो सारी सरकार की जानकारियाँ सिटीजन्स तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से पहुंच सके, ठीक है। इसके लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है वो लेकर आए थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है, जो कॉन्फ्रेंस जो है वो 1997 से हर साल आपकी होती है ना, नेशनल ई गवर्नेंस को लेकर। फिर आगे बताया हुआ है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है वो लॉन्च हुआ था। इट कंसिस्ट ऑफ 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट एंड 10 सपोर्ट कंपोनेंट्स वाज लॉन्च्ड इन 2006। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, इसके अंदर टोटल 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं और टोटल 10 इसके अंदर सपोर्ट के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन ये जो 27 मिशन मोड है ना प्रोजेक्ट है, आई थिंक इसमें 2 या 3 और ऐड कर दिए गए हैं, तो इसकी संख्या जो है आज की डेट में, अगर मैं रिसेंट अपडेटेड डेटा की बात करूं तो और इंक्रीज हो चुकी है। तो इसका कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट है, कितने कंपोनेंट है, ये एक बार आप इसकी वेबसाइट पे जाकर फिर से चेक कर लेना, ठीक है। जो रिसेंट वाले हैं अपडेट कर दिए हैं, इसमें 1-2 और वो आपको अपडेटेड वाले अपने नोट्स में लिखने हैं। ये शायद थोड़ा सा है ना प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत मेंशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, उस प्लान के अंदर 27 आपके मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं। 27 आपके क्या है? मिशन मोड, यानी कि MMPs को शॉर्ट फॉर्म में MMPs बोलते हैं, मिशन मोड प्रोजेक्ट बोलते हैं। और आपके है ना शामिल है, और 10 आपके सपोर्ट कंपोनेंट्स शामिल है, ठीक है। 10 तो आपके कंपोनेंट हो गए और आपके है ना MMPs हो गए, कितने? 27। लेकिन ये पुराने वाले हैं, अभी जो है ना एग्जैक्ट जो है रिसेंट वाले वो आपको चेक कर लेने हैं इसकी वेबसाइट से। फिर क्या बताया हुआ है? 10 है ना सपोर्ट कंपोनेंट्स को दूसरे है ना ARC की सिफारिश के तहत 2006 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या सेकंड ARC की रिकमेंडेशन पे जो आपके 10 सपोर्ट कंपोनेंट्स हैं उनको लॉन्च किया गया था। मैंने बताए थे 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आई थी, आपकी प्रशासनिक सुधार जो है ना आयोग जो है वो आए थे। एक आया था 1966 के अंदर, एक आया था आपका 2005 के अंदर। तो 2005 में आपकी सेकंड ARC जो है वो आई थी और उसने इसकी सिफारिश जो है वो दी थी, रिकमेंडेशन जो है वो दी थी, ठीक है। आगे बोला है कि 11th रिपोर्ट ऑफ सेकंड ARC टाइटल प्रमोटिंग ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की सिफारिश जो है वो आपकी सेकंड ARC ने दी थी। मैंने बताया था इन्होंने काफ़ी सारी रिपोर्ट जो है, काफ़ी सारी सिफारिशें जो है वो सरकार के सामने रखी थी। उसमें से इनकी 11वीं रिपोर्ट जो थी उसका नाम ही क्या था? उस 11वीं रिपोर्ट का नाम था ई गवर्नेंस,
ठीक है। द स्मार्ट वे फॉरवर्ड इस्टेब्लिश्ड द गवर्नमेंट पोजीशन दैट एन एक्सपेंशन इन ई गवर्नेंस वाज नेसेसरी इन इंडिया। यानी कि ये सारी बातें वही बताई हुई है जो मैंने आपको समझा दिया है। एक बार फिर से पूरा पैराग्राफ समझा देती हूँ। यहाँ पे बोला है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है उसका इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, ठीक है। और क्यों लिया है, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि सभी सिटीजन्स को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन तक पहुंच सके, उन तक यानी कि सिटीजन्स तक पहुंच सके, ठीक है। फिर आगे बताया हुआ है कि एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, आप प्लान बोलो या फिर प्रोग्राम बोलो, कुछ भी बोल लो, तो एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान भी आता है जिसके अंतर्गत टोटल आपके कुछ है ना मिशन मोड प्रोजेक्ट है और आपके 10 कॉम्पोनेंट है। जो रिसेंट वाले हैं वो आपको वेबसाइट से चेक कर लेने हैं, ठीक है। और ये जो है आपका ई गवर्नेंस, इसकी सिफारिश किसने करी थी, सेकंड एआरसी जो कि 2005 के अंदर आई थी, उसकी 11वीं रिपोर्ट जो उसने सबमिट करी थी, 11th वाली रिपोर्ट जो उसने सबमिट करी थी उसका नाम क्या रखा था, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने आगे का स्मार्ट रास्ता, यानी कि ई प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड, ये उस पूरी रिपोर्ट का नाम था, ठीक है। आई होप इतनी सारी बातें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम देखते हैं कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के अंदर। अब हम डिजिटाइजेशन को अपना रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, तो इसके लिए हमने कौन कौन सी पहल जो है वो शुरू करी, कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो है वो शुरू करे हैं, उसको देखते हैं। डिजिटल इंडिया की पहल कौन कौन सी है उसको देखते हैं, ठीक। सबसे पहले है इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम लॉन्च्ड टू मेक द होल नेशन डिजिटली एम्पावर्ड, दैट इज टू प्रोवाइड देम द एक्सेस ऑफ आईसीटी। यह पूरे देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए यानी उन्हें आईसीटी की पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक छाता कार्यक्रम है। छाता कार्यक्रम मतलब आपका जो है ना आईसीटी जो है, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सभी इंसान तक, सभी व्यक्तियों तक आपका जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंच सके, सभी व्यक्ति जो है उनकी पहुंच जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर है ना इंक्रीज हो, उनका एक्सेस जो है टेक्नोलॉजी को लेकर बढ़े, वो डिजिटाइजेशन में एम्पावरमेंट उनका हो सके, इसलिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम हमने शुरू करा है। फिर बोला है कि ऑल्सो द इनिशिएटिव एम टू इम्प्रूव इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट गवर्नमेंट सर्विस आर अवेलेबल टू पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली। यानी कि इसके अलावा पहल का उद्देश्य क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में यानी कि डिजिटल आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार करना है ताकि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता के लिए उपलब्ध हो सके, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है भाई, सभी लोगों तक आईसीटी का एक्सेस जो है, पहुंच जो है सभी लोगों की इंटरनेट को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, वो सभी लोगों की पहुंच जो है टेक्नोलॉजी तक पहुंच सके। साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। मैंने बताया भाई काफ़ी सारे ऐसे आपके क्षेत्र हैं, काफ़ी सारे ऐसे गाँव हैं, काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी नहीं आती, वहाँ पे फ़ोन का जो है ना आप देखोगे टावर जो है, नेटवर्क जो है वो आज भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे है ना काफ़ी सारे एरियाज है, काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को बिल्ड करना, साथ ही साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे को बनाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ताकि सभी लोगों तक इलेक्ट्रिकली यानी कि सभी लोगों तक है ना टेक्नोलॉजी एक्सेस हो सके, उसका टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो सके यानी कि उसकी पहुँच जो है वो सभी लोगों तक बढ़ सके, ठीक। आगे बोला है कि द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय मेटी, यानी कि मेटी अगेन वही है, ये इनिशिएटिव जो है डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव जो है वो लिया किसने था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा शुरू करी गई थी। आगे बोला है कि इसके अंतर्गत वेरियस आपके है ना इनिशिएटिव्स जो है, काफ़ी सारी विभिन्न पहल जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत यानी कि ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। वो कौन कौन सी पहल है, माई जीओवी ऐप, आपने नाम सुना होगा, माई जीओवी ऐप है, डिगी लॉकर है। डिगी लॉकर क्या है, डिगी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। आपके जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं पर्सनल, वो आप यहाँ पे डिगी लॉकर के ऊपर सेव करके रख सकते हो। नाम ही देख लो ना, इसका नाम क्या है, डिगी लॉकर। अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है पर्सनल, उसको आप यहाँ पे लॉक करके सेव करके रख सकते हो, मतलब, ठीक। एक है आपका दर्पण, एक है आपका प्रगति, एक है आपका मोबाइल सेवा, ई क्रांति, जिसको हम नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 भी बोलते हैं। एक तो आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था, एक आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 भी आया है, तो वो जो 2.0 वाला जो सेकेंड वर्जन है उसको हम ई क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी आपकी पहल जो है वो ली गई है डिजिटल इंडिया के तहत।
अब क्या बोला है, द प्लान इज अ सिग्निफिकेंट पिलर टू है ना डिजिटल इंडिया। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015 विद द गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं वर लॉन्च्ड अंडर ई क्रांति, जैसे कि स्वयं हो गया आपका, पीएम दिशा हो गया आपका, ठीक है। तो क्या बोला है, जो आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 आया था, जिसको हम ई क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो उसके लिए बताया हुआ है कि द प्लान इज सिग्निफिकेंट पिलर टू डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया जो है उसके लिए ये जो प्लान है आपका ई क्रांति जो है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 है, ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करता है। ये 2015 के अंदर आया था। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो फर्स्ट वाला है वो पहले ही आ चुका था। 2.0 इसका जो सेकंड वर्जन है वो 2015 में आया था, ठीक है। फिर आगे बोला है इसका गोल क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस, यानी कि यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ई क्रांति यानी कि राष्ट्रीय शासन योजना जो है आपकी 2000 यानी कि 2.0 वाली जो आपकी राष्ट्रीय शासन योजना है जो कि 2015 में आई थी, उसके लिए बोला है यह योजना डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसे 2015 में ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। ई क्रांति के तहत 44 मिशन मोड जो आपकी योजनाएं हैं शुरू करी गई थी, जैसे कि आपका स्वयं हो गया, आपका पीएम है ना, पीएम दिशा हो गया, ये सारी कुछ योजनाएं आपका ई क्रांति के तहत जो है वो शुरू करी गई थी, ठीक है। स्वयं क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, यानी कि स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यहाँ पे आप फ्री कोर्सेज जो है स्वयं के ऊपर, फ्री कोर्सेज जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, स्वयं के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। सारे ही कोर्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्वयं जो है वो कोई भी डिग्री नहीं देता है आपको, लेकिन स्वयं जो है वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। अब स्वयं पे जितने भी कोर्सेज हैं, आप काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वो स्वयं से कर भी सकते हो, चाहे वो आपके ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे वो आपका कॉमर्स का हो, चाहे वो आपका साइंस बैकग्राउंड के हो, मैथ्स के हो, काफ़ी सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आज आपको स्वयं की वेबसाइट को है ना एक बार विजिट करना, उस वेबसाइट पे जाकर काफ़ी सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो वो जो कोर्सेज हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, लेकिन उन कोर्सेज का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कुछ पेमेंट जो है वो करना होता है। फिर आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में अगर आप क्लियर करते हो, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ आपको है ना परसेंटेज या फिर कुछ मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं, उसके बाद में उस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आपको फिर सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो स्वयं पे आपको फ्री कोर्सेज देखने को मिलते हैं। जो बड़े बड़े आपके है ना बड़े बड़े जो एजुकेटर्स होते हैं, जो काफ़ी है ना जानी मानी जो आपकी फैकल्टी होती है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट की, वो यहाँ पे अपने कोर्स बना के डालती है, ठीक है। कुछ आपको 4 हफ्ते के कोर्स दिखेंगे, कुछ आपको 6 हफ्ते के कोर्स दिखेंगे, कुछ आपको 8 वीक के कोर्स दिखेंगे, यानी कि 8 हफ्ते के कोर्स दिखेंगे। ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चाहो तो आप स्वयं के फ्री कोर्सेज भी कर सकते हो। काफ़ी आप है ना अलग अलग जगह पे स्वयं के कोर्सेज को अपने रेज्यूमे के अंदर दिखा भी सकते हो। एक्चुअली स्वयं क्या है ना, ये गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है, हमारी जो सरकार है भारत की, उन्होंने ही ये इनिशिएटिव शुरू करा है, ये पहल शुरू करी है कि सभी लोग जो है यहाँ से फ्री है ना फ्री के अंदर पढ़ाई कर सके, फ्री के अंदर कोर्सेज को कर सकें। तो अगर आप यहाँ से कोर्सेज करते हो तो उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है बड़ी बड़ी जगह पे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। लेकिन कोर्स तो फ्री है, उसका सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। तो इतना आपका ई गवर्नेंस को लेकर अभी तक जितनी भी बातें थी, क्या ई गवर्नेंस होता है, किस प्रकार से काम करता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, क्या इसके है ना विभिन्न पहल है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 के अंदर 1 जनवरी 2015 के अंदर एक है ना यूनियन कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास किया था और रेजोल्यूशन पास करके नीति आयोग को बनाया था, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन जो है वो किया गया था, ठीक। अब ये पूछोगे कि मैम जो नीति आयोग है क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नीति आयोग ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नीति आयोग ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि नीति आयोग के बारे में संविधान में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि इस आर्टिकल में है, इस भाग में है, इस अनुच्छेद में है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ना ही नीति आयोग को स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि ना ही ये वैधानिक आपको संस्था है, यानी कि ना ही ये वैधानिक है ना ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर नीति आयोग है क्या? अब एक और आपकी प्रकार की है ना ऑर्गेनाइजेशन कमीशंस जो होती है, आयोग जो होती है, वो एक प्रकार और होती है जिसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज।
ये आपकी गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत ही आती है। हमने पढ़ा संवैधानिक निकाय, हमने पढ़ा गैर संवैधानिक निकाय। तो गैर संवैधानिक निकाय में एक तो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है यानी कि वैधानिक निकाय होते हैं, एक आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी होती है। वैधानिक निकाय क्या होते हैं? वैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती है जिसको पार्लियामेंट कोई एक्ट, कोई लॉ, कोई है ना बिल को पास करके बनाती है, उस निकाय को हम बोलते हैं वो वैधानिक निकाय है। ठीक है। आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अब सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं ना, एक तो होता है आपका लेजिस्लेचर जिसमें पार्लियामेंट आती है, एक होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर आती है। ठीक है। एक होती है आपकी जुडिशरी जिसमें हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। तो ये आपके 3 है ना विभिन्न अंग होते हैं, सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना के कोई लॉ पास करके किसी बॉडी को बनाती है तो उसको हम बोलते हैं वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी। एग्जीक्यूटिव यानी कि राष्ट्रपति और उनकी मंत्रिमंडल अगर कोई संस्था को बनाती है, कोई विभाग यानी कि किसी कमीशन को बनाती है, किसी आयोग को बनाती है तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि वो ना ही संविधान में लिखी हुई है, ना ही उसको है ना कोई है ना लॉ पास करके वैधानिक तरीके से बनाया गया है। वो क्या है? वो एग्जीक्यूटिव ने बनाया है, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है। तो नीति आयोग क्या है? आपकी नीति आयोग आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना ही ये वैधानिक निकाय है, ना ही ये संवैधानिक निकाय है। पता होना चाहिए आपको ये बात। ठीक है। 2015 में 1 जनवरी को इसकी स्थापना जो है, इसका गठन जो है वो कर दिया था। आगे बोला है कि नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट। अब नीति आयोग क्या काम करता है? नीति आयोग भारत सरकार को अलग अलग नीतियां बनाने के लिए है ना सपोर्ट करता है, अलग अलग नीतियां बनाने के लिए उनको सजेशंस देता है। ठीक है। आगे बोला है कि थिंक टैंक रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इंस्टीट्यूट इन 1950। अब नीति आयोग हमारे पास में 2015 में आया था, तो क्या उससे पहले कोई संस्था ही नहीं थी क्या प्लानिंग करने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए? उससे पहले हमारे पास में एक संस्था थी जिसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। ठीक है। प्लानिंग कमीशन था जो कि 1950 के अंदर आई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? योजना आयोग। हिंदी में इसको हम योजना आयोग बोलते हैं, जो कि 1950 के अंदर आई थी, है ना। अब 1950 में ये जो आपकी प्लानिंग कमीशन आई थी, ये क्या है ना थोड़ी सी सेंट्रलाइज प्लानिंग के तहत बातें करती थी। ये आपको है ना 5 ईयर प्लानिंग की बातें बताती थी। जो हमारे 12 5 ईयर प्लान्स हुए ना, वो ये प्लानिंग कमीशन की ही देन है। लेकिन हमने बाद में रियलाइज करा कि हमको सेंट्रलाइज प्लानिंग के बजाय डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है। हमको केंद्रीकरण प्लानिंग की जरूरत नहीं है, हमको विकेंद्रीकरण प्लानिंग की जरूरत है। हमको 5 इयर्स प्लान की जरूरत नहीं है, हमको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की जरूरत है। तो ये सारी चीजें रियलाइज करने के बाद में हमने प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया और एक नया आयोग लेकर आए जिसका नाम रखा नीति आयोग। ठीक है। तो योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था, लेकिन समय के अकॉर्डिंग भी चीजें बदलती है तो सब चीजों में बदलाव होता ही है। तो इसको भी बदल के हम फिर 2015 में एक नया आयोग लेकर आए जिसका नाम रखा नीति आयोग। ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है पैराग्राफ में, द रिप्लेसमेंट वाज डन टू बेटर द सर्व इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड सोसाइटी एज द प्लानिंग कमीशन हैड बिकम रिडंडेंट इन द नेचर। ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? प्रतिस्थापन जनता और समाज के हितों की बेहतर सेवा करने के लिए किया गया था, क्योंकि योजना आयोग है ना स्वभाव से निरर्थक हो गया था। द क्रिएशन ऑफ थिंक टैंक वाज यूज्ड बिकॉज ऑफ द डाइवर्स नेचर ऑफ द कंट्री दैट रिक्वायर्ड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस बिटवीन रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड द सेंटर। यानी कि थिंक टैंक का निर्माण देश की विधि प्रकृति की वजह से किया गया था, जिसके लिए संबंधित राज्यों और केंद्र के बीच सहयोगात्मक शासन की आवश्यकता थी। क्या बोला हुआ है यहाँ पे? यही बोला हुआ है कि हमने रिप्लेस क्यों करा, हमने योजना आयोग को नीति आयोग से क्यों रिप्लेस करा, हमने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस क्यों करा? तो इसीलिए करा क्योंकि नीति आयोग जो है ये सेंट्रलाइज तरीके से काम करा था। हमको पता चला कि हमको विकेंद्रीकरण की जरूरत है, ना कि केंद्रीकरण की। केंद्रीकरण क्या होता है? जहाँ पे सारी शक्तियां जो है वो आपको एक ही यूनिट के पास में दिखती है। केंद्रीकरण है यानी कि केंद्र के पास में सारी शक्तियां आपको देखने को मिलेगी। जो मेन सेंटर पॉइंट रहेगा, जो मेन केंद्र बिंदु रहेगा पावर का, शक्ति का, कौन रहेगा? केंद्र की सरकार रहेगी, उन्हीं के हाथों में सारी शक्तियां जो है वो रहेगी। लेकिन फिर हमने रियलाइज करा कि केंद्र की सरकार केंद्र में बैठ के अलग अलग राज्यों के विकास के लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरी है, उसको महसूस नहीं कर सकती है।
या फिर उस राज्य के अंतर्गत कोई छोटा सा है ना जिला है, कोई छोटा सा आपका विलेज है, कोई छोटा सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, कोई छोटा सा क्षेत्र है उस राज्य के अंदर, तो उस राज्य के अंदर उस छोटे से क्षेत्र के लिए, उसके विकास के लिए क्या जरूरी है उसको नहीं देख सकती है। यानी कि केंद्र की सरकार के पास में और भी बहुत सारे काम है, ना ही वो राज्य हर एक प्रत्येक राज्य के है ना विकास के लिए क्या जरूरी है उसको देख सकती है, ना ही राज्य के अंतर्गत जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए क्या जरूरी है उसको देख सकती है केंद्र में बैठ के। तो हमने ये सोचा कि हमको यहाँ पे पावर का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, हमको यहाँ पे पावर को सबको बंटवारा कर देना चाहिए। केंद्र के पास में पावर रहेगी जो कुछ काम केंद्र की सरकार करेगी, राज्य के पास में पावर रहेगी तो कुछ काम जो है वो राज्य की सरकारें करेगी, अपने विकास के लिए राज्य की सरकारें काम करेगी। साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट के पास में भी कुछ शक्तियां रहेंगी अपनी प्लानिंग के लिए, अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट, अपनी योजनाओं के लिए उनके पास में भी शक्तियां रहेगी। तो जैसे उनको लगता है अपने क्षेत्र के अनुसार, उसके है ना जितना भी उनको विकास की जरूरत होती है उसके अनुसार वो अपनी योजनाएं जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको महसूस हुआ कि हमको केंद्रीकरण के बजाय हमको विकेंद्रीकरण है ना करना जरूरी है शक्तियों का। तो इसलिए हमने डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को अपनाया और यहाँ पे फिर इसलिए हमने क्या करा, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लेकर आए। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आगे बोला है कि द वन साइज फिट्स ऑल इकोनॉमिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एज प्रमोटेड बाय प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है वो वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाले सिद्धांत को अपनाता था। Now obsolete in the post NEP reform India and hence required a new and competitive economic system to face the global economy. One size विकास के सभी आर्थिक पैटर्न को है ना फिट करता है जो अब NEP में सुधार के बाद भारत में अप्रचलित है और इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था का सामना करने के लिए एक नई और प्रतिस्पर्धी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता है। आगे बोला है कि वर्किंग स्ट्रक्चर कितना है इसका, तो इसका कार्य संरचना है कि 3 इयर्स एक्शन एजेंडा, 7 इयर्स मीडियम टर्म एंड 15 इयर्स है इसकी लॉन्ग टर्म विजन। अब दो बातें मैं आपको बताती हूँ, एक तो आपकी होती है प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में आई थी, एक हम पढ़ रहे हैं 2015 की नीति आयोग। ठीक है, एक है आपका नीति आयोग 2015 का। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में है ना अंतर क्या है। प्लानिंग कमीशन जो है वो केंद्रीकरण की बात करता था कि शक्ति जो है, पावर जो है उसका सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उसका केंद्रीकरण होना चाहिए। नीति आयोग जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है, यानी कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करता है। प्लानिंग कमीशन जो है ये 5 ईयर गोल्स पे फोकस करता है, 5 ईयर गोल या फिर 5 ईयर प्रोग्राम के ऊपर फोकस करता है। आपने देखा होगा 12 5 ईयर प्लान्स जो है वो चलाए गए थे, यानी कि 5-5 सालों की योजनाएं बनाएंगे, जो हम हमारे उद्देश्य बनाएंगे उसको हमको 5 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। फिर अगले 5 साल के लिए योजना बनाएंगे, उस योजनाओं को उस 5 साल में अचीव करना पड़ेगा, फिर अगले के लिए बनाएंगे, ऐसे करते करते 5-5 साल की हम योजना बनाएंगे और विकास जो है वो होता रहेगा। तो ये 5 ईयर प्लानिंग की रिकमेंडेशन देती है कौन, प्लानिंग कमीशन। लेकिन नीति आयोग जो है वो 5 ईयर प्लानिंग की रिकमेंडेशन नहीं देती है, वो कहती है हमारे पास में कुछ शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए, हमारे पास में कुछ मिड टर्म गोल होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास में कुछ लॉन्ग टर्म गोल भी होने चाहिए। ये 5 साल का क्या तुमने एक है ना वो पकड़ लिया है कि 5 साल में हमको ये काम करना है, फिर अगले 5 साल में वो काम करना है, नहीं, हमारे पास में कुछ ऐसे गोल होने चाहिए जिसको हमको शॉर्ट टर्म के अंदर यानी कि जिसको हमको शॉर्ट टर्म में 3 साल बताया हुआ है, मिड टर्म में उन्होंने 7 साल बताया हुआ है, लॉन्ग टर्म में उन्होंने टाइम पीरियड बताया हुआ है 15 साल। तो कुछ तो गोल, आपके कुछ उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो कि आपको 3 सालों के अंदर ही उसको क्या करना है, अचीव करना है, फुलफिल करना है। कुछ उद्देश्य आपको लगता है कि नहीं ये 3 सालों में तो अचीव नहीं हो सकते हैं, परंतु 7 सालों के अंदर यानी कि 5 से 7 साल का टाइम जो है इनको अचीव करने के लिए लगेगा, उसको कहा है मिड टर्म गोल, जहां पे 7 सालों तक, 7 सालों के अंदर आपको कुछ बड़े गोल्स जो है उसको अचीव करना है। फिर लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने के लिए भी बोला है कि आपको लॉन्ग टर्म 15 साल के लिए गोल बनाना है कि आप अपने देश को आने वाले 15 साल में कहाँ देखते हो, तो वो 15 साल के लिए भी आपको गोल बनाना है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। छोटे छोटे टारगेट्स जो है 3-3 साल के जो टारगेट है, 5-5 साल के, 7-7 साल के टारगेट को अचीव करते करते आप वो 15 साल वाला जो गोल है आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है उसको भी अचीव कर जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी नीति आयोग बात करती है, ये आपकी प्लानिंग कमीशन बात करती है, जो भी दोनों में अंतर है आई होप क्लियर हो गया होगा। यही इन सारे पैराग्राफ में बताया हुआ है कि वन साइज फिट फॉर ऑल की बात करती है प्लानिंग कमीशन की, एक ही तरीके से प्लानिंग करनी है 5-5 सालों की। नीति आयोग बोलती है ना ये 5-5 सालों वाला छोड़ो फंडा, हमको शॉर्ट टर्म
टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल बनाने हैं। शॉर्ट टर्म गोल जो है 3 साल के लिए, मिड टर्म गोल जो है वो आपकी 7 सालों की स्ट्रेटेजी रहेगी, जिसमें 7 सालों में क्या बदलाव करना है। लॉन्ग टर्म गोल आपके 15 साल के गोल रहेंगे कि आने वाले 15 सालों में, 10 से 15 सालों में आप आपके देश को कहाँ पे देखते हो। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले, आगे क्या बोला है, नीति आयोग के प्रशासनिक है ना सेटअप में कौन कौन शामिल है, यानी कि नीति आयोग में कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं जो शामिल है। सबसे पहले आता है आपका चेयरपर्सन, यानी कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। फिर एक वाइस चेयरपर्सन भी होता है जिसकी अपॉइंटमेंट आपके प्रधानमंत्री जो है वो करते हैं। एक आपके पास में उपाध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष तो राष्ट्रपति आपके है ना प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कोई और इंसान होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है, आपका प्रधानमंत्री करता है। इतना सारा राष्ट्रपति पढ़ लिया कि राष्ट्रपति याद आ रहा है। एक तो आपका होता है ना, आपका क्या होता है, एक तो आपका अध्यक्ष होता है जो कि कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। एक आपके उपाध्यक्ष होते हैं जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। फिर आपकी गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में कौन होती है, आपकी गवर्निंग परिषद में कौन कौन होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, राज्यों के हमारे पास में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के आपके पास में चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसके अंदर सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर आते हैं, सभी यूनियन टेरिटरीज के केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आते हैं। एक रीजनल काउंसिल होती है, उस रीजनल काउंसिल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, टू एड्रेस द स्पेसिफिक रीजनल इशू कंप्राइजिंग चीफ मिनिस्टर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर और हिज नॉमिनी। रीजनल काउंसिल जो होती है क्षेत्रीय परिषद होती है। इसमें कौन होते हैं, जिस क्षेत्र के लिए वो परिषद बनाई गई है, जिस रीजन के लिए वो परिषद बनाई गई है, उस रीजन के जो राज्य हैं उसके आपके चीफ मिनिस्टर आते हैं, और अगर वो रीजन आपका केंद्र शासित प्रदेश में आता है तो उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं। ठीक, आगे बोला गया है आपके एडहॉक सदस्य भी होते हैं, एडहॉक मेंबर्स भी होते हैं। तो 2 आपके मेंबर्स होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी फ्रॉम लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन रोटेशनल बेसिस, यानी कि है ना धूर्णी आधार पर, धूर्णी यानी कि रोटेशनल बेसिस पर है ना अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं से पदेन क्षमता में 2 सदस्यों की नियुक्ति भी करी जाती है। 2 आपके ऐसे सदस्य होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी वाले होते हैं, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट से आते हैं। ठीक है, एक आपके एक्स ऑफिशियो की मेंबरशिप भी होती है, पदेन सदस्यता भी होती है, जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम फॉर फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अंदर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है कम से कम 4 आपके ऐसे सदस्य होते हैं जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आते हैं। आपके केंद्र की जो मंत्री परिषद है वहां से 4 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, जो कि आपके एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप को लेते हैं, यानी कि पदेन सदस्यता को लेते हैं। एक आपके होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होते हैं, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर इन अ रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, वो भी एक फिक्स्ड यानी कि निश्चित कार्यालय के लिए। ठीक है, और आपके पास में 8वां होते हैं स्पेशल इनवाइटी, यानी कि विशेष आमंत्रित लोग, जिसमें आपके एक्सपर्ट आ सकते हैं, आपके स्पेशलिस्ट आ सकते हैं, किसी डोमेन को लेकर कोई स्पेशल है, कोई एक्सपर्ट है, किसी को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है पब्लिक डोमेन को लेकर, एक्सपर्टीज़ है, तो वो जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं, विशेषज्ञ जो होते हैं, इस विशेष आमंत्रित यानी कि इस स्पेशल इन्वाइटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये 8 आप है ना बोल सकते हो 8 विभाग के अंदर सभी लोगों की नियुक्ति होती है। एक आपका चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, एक आपकी गवर्निंग काउंसिल होती है, 4th आपकी रीजनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद होती है, 5वीं आपके पास में एडहॉक सदस्यता होती है, 6th आपके पास में पदेन सदस्यता होती है, 7th आपके पास में क्या होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, 8th आपके पास में क्या होते हैं, स्पेशल इन्वाइटी होते हैं यानी कि विशेष आमंत्रित लोग होते हैं, जिसके अंदर विशेषज्ञ जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, या फिर कोई है ना पब्लिक डोमेन से काफी ज्यादा ज्ञानी आदमी है, काफी ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, काफी ज्यादा एक्सपर्ट व्यक्ति है, जिसको नामित कौन करता है, प्रधानमंत्री जो है वो करते हैं, नामित करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है नीति आयोग का। तो नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी है ना संघवाद को बढ़ावा देना है। फेडरलिज्म क्या है हमने देख लिया है ऑलरेडी क्लासेस के अंदर, नहीं देखी तो वो क्लास जाके देख लेना। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद को बढ़ावा देना है हमको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमको ऐसा संघवाद बढ़ाना है जहां पे सभी लोगों का क्या हो सके, सहयोग हो सके, कोऑपरेशन जो है उस तरीके से काम करे। ठीक है,
आगे बोला है टू फोकस ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ऑफ प्लानिंग। हमको केंद्रीकरण के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि हमको नियोजन के विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण पर ध्यान देना है। ठीक है, केंद्रीकरण पर कौन फोकस करता था? प्लानिंग कमीशन। लेकिन नीति आयोग बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम डिसेंट्रलाइज तरीके से चीजों को देखें, यानी कि विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण पर ध्यान दें। फिर है टू पे स्पेशल अटेंशन टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं पर हमको विशेष ध्यान देना है। टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके प्रति हमको थोड़ी सी ज़्यादा है ना एनकरेजमेंट जो है वो दिखानी है। टू क्रिएट अ नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम थ्रू अ कोलैबोरेटिव गवर्नेंस बिटवीन नेशन, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर एक्सेट्रा, एंड टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज, यानी कि अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए भी एक मंच हमको प्रदान करना है। अगर किसी दो सेक्टर के बीच में, दो डिपार्टमेंट के बीच में अगर इशू हो जाते हैं, इशू क्रिएट हो जाते हैं, कुछ भी वाद विवाद हो जाता है, तो उसको सुलझाने का, उसको समाधान करने के लिए भी नीति आयोग जो है एक मंच प्रदान करता है। यानी कि कुछ भी सेक्टर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर, विभाग को लेकर अगर कुछ भी डिस्प्यूट होते हैं तो नीति आयोग उसको समाधान करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, नीति जो आपकी निजी कंपनियां जो होती है आदि के बीच एक सहयोगी शासन के माध्यम से एक ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाने के लिए काम करता है नीति आयोग। तो ये सारे नीति आयोग के उद्देश्य हैं। आगे बताया हुआ है टू मेंटेन स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर टू बी रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन सस्टेनेबल इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प इन देयर डिसेमिनेशन टू स्टेक होल्डर्स। एक है ना अत्याधिक है ना संसाधन केंद्र को बनाए रखने के लिए है ना सुशासन और टिकाऊ और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ साथ हितधारकों को उनके प्रयास में मदद करने के लिए अनुसंधान का एक भंडार हो। तो ये सारी आपको मतलब जो सिंपल सी बात है कि भी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमको फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, हमको कोऑपरेटिव चीज़ों को बढ़ाना है, कोऑपरेशन को बढ़ाना है, सहयोग को बढ़ाना है। साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, पार्टनरशिप वाले जो आपके लोग होते हैं, उनके साथ में हमको और है ना पार्टनरशिप को एनकरेज करनी है। फिर आपको एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इनके साथ में भी क्या करनी है, इनका भी सपोर्ट सिस्टम हमको बनना है, गुड गवर्नेंस के लिए काम करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके उद्देश्य हैं, किसके? आपके है ना इसके मतलब जो हमने पढ़ा अभी नीति आयोग उसके। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लेंदी क्लास थी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने इस एक ही क्लास में कर लिए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है हर्षिता मैम की पाठशाला उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी डाउट है तो कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो वीडियो के नीचे। ठीक है, थैंक यू।